आज जो इस श्रृंखला के अंतर्गत हमसे मिलने वाले हैं उनका नाम है कृतिका मिश्रा, है ना। हिंदी माध्यम के इस साल के ये टॉपर है और ओवरऑल रैंक जो है इनका वो 66 है ना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड इनका ह्यूमैनिटीज़ से था। मेंटोरशिप के लिए और मॉक सेशंस के लिए ये सक्रियता से दृष्टि से जुड़े रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, कल ही सर ने घोषणा की है, जो यहाँ बताते हुए भी खुशी हो रही है कि यहाँ तक सर ने कह दिया है कि हिंदी माध्यम का कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट्स हो वो सिर्फ प्रीलिम्स निकाल ले। अगर नहीं है, वित्तीय सहायता जो भी होगी, रहने का वगैरह का सारा खर्चा दृष्टि उसका उठाएगी, बशर्ते कि आप वो प्रीलिम्स निकाल लो। मेंस के लिए वहाँ पे टीम आपके लिए तत्पर है। मेंस के लिए टीम आपकी वहाँ पे तत्पर है। मेंस की आंसर राइटिंग्स के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, डेली आपके मॉक सेशंस कैसे चलते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम कैसे चलता है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे कोप अप करें चीज़ों को लेके, ये सारी चीज़ें आज मैम आपसे करेंगे, है ना। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि धैर्यतापूर्ण आप उनको सुने। हम सभी के बीच है कृतिका मिश्रा जी, प्लीज़ बैठ जाइए। मैं ज्योति मैम से निवेदन करूंगा कि मैम पुष्पगुच्छ देके मैम का स्वागत करें। राम राम सा। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले तो आज राजस्थान की इस धरती को मेरा नमन, क्योंकि ये सौभाग्य है कि दृष्टि ने आज आप सबसे इस धरती पर मिलने का मुझे अवसर दिया है। राणा सांगा का अभिमान यहाँ बसता है, प्रताप का स्वाभिमान यहाँ बसता है, और ये क्षत्राणियों का राजस्थान है। आज हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी टॉक पे यहाँ बात करेंगे। आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना? ठीक है, तो एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सब शुरुआत कर रहे हो तैयारी की या फिर आपका फाउंडेशन हो गया है? अलग अलग हो, सबकी स्थिति अलग अलग है। चलो, कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम वर्ष भर का क्या शेड्यूल हो सकता है, क्या ओवरऑल तैयारी की टाइम लिमिट्स क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर हम 1 वर्ष का समय ले लें पूरी तैयारी के लिए, तो मान लो कि आपने जून से तैयारी शुरू की, ठीक है। तो सबसे पहला तो जून से लेकर के जुलाई और अगस्त, ये 3 महीना इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो न्यूज़पेपर होता है उससे थोड़ी अपनी पहचान बढ़ा ली जाए, क्योंकि आपने इस बार का प्रीलिम्स देखा होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अवेयरनेस को यूपीएससी बार बार चेक कर रहा है, और अवेयरनेस बढ़ाने का एक अकेला तरीका है न्यूज़पेपर। तो आप जैसे ही अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट कर देना है, उसको नहीं छोड़ना है। आप राष्ट्रीय संस्करण जो दैनिक जागरण का है उसे पढ़ सकते हो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, दोनों सही हैं। अगर इंग्लिश में थोड़ा भी सहजता आपको हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो फर्स्ट 3 मंथ्स में है, थोड़ी पहचान, जान पहचान, 1 घंटा आप रोज देने लगोगे तो न्यूज़पेपर से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सेकंड, हमें क्या करना है, इसी में ऑप्शनल को पूरा करना है। 3 महीने में ऑप्शनल कैसे होगा ये आप सोच रहे होगे। हिंदी साहित्य किसका किसका है यहाँ पर? क्या बात है। तो देखो, हिंदी साहित्य का
100% तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा 3 महीने में कवर हो जाएगा। प्रयास करो कि आप उसको अच्छे से पहली बार जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से कर लो। बाकी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, PSIR हो गया, इसके लिए मुझे लगता है समय ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो आप बाद के मंथ्स में भी उसको आपको समय देना पड़ेगा। और अगर पहले से तैयारी कर रहे हो, 1 वर्ष से ज़्यादा की तैयारी है, तब तो अच्छी बात है, आपका पहले से तैयार होगा। और जो थर्ड हम लोग लेकर के चलेंगे, इसमें बेसिक बुक्स प्लस NCERT। NCERTs को हमें अपनी तैयारी का बेस बनाना है। NCERTs कुछ लोग कहते हैं कि ना पढ़ो, या फिर उसके अल्टरनेट्स भी कुछ लोग बताते हैं। जैसे अपना दृष्टि में क्विक बुक में NCERTs को कवर कर लिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि NCERTs को पढ़ा जाए, तो मैंने ये कोशिश की कि NCERTs को पढ़ने के बाद बेसिक बुक्स पे जाया जाए, जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स का एक ब्रॉड व्यू है कि आपको कितनी मेहनत करनी है पहले 3 मंथ्स में, प्री के ठीक 1 साल पहले, ठीक। उसके बाद समय आता है 4 महीने और ले लेते हैं, सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें हमें क्या कोशिश करनी है कि अभी हमारा NCERTs हो गई होंगी लगभग, और साथ में जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो भी शुरू हो गई होंगी, ख़त्म ना हुई हो 100%, 70%, 80% हो गई होंगी। तो अब ये 4 महीने अगर हम 4 GS पेपर्स को दे दें, तो आपका GS का मेंस का सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा, 90% पूरा हो जाएगा। लेकिन इन 4 महीनों में GS कैसे पढ़ना है उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है कि GS को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करना है। उस पर अभी हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि मेंस को कैसे टैकल करना है। क्योंकि देखो, आप प्रीलिम्स पार कर जाओगे, उससे आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीलिम्स में अगर कट ऑफ 80 है, आपने 81 लाया, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेंस में आप जितना हाई स्कोर कर लोगे, इस बार 420 आए हैं, 421 आए हैं हिंदी माध्यम से GS में, वहीं से रैंक डिसाइड होती है। तो ये 4 महीने आप GS को डिवोट करोगे। और उसके बाद हम लोग आते हैं जनवरी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 4 GS जो हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हैं, उनके नोट्स को थोड़ा और प्रिसाइज कर लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो जनवरी इसके लिए हम लोग एक सेव बैंक में रखते हैं। फिर फरवरी से ऑनवर्ड्स आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी होगी, पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिए लग जाना होगा। 15 फरवरी के आसपास कर लो, बहुत है। मेरा यही था, 15 फरवरी के आसपास से पिछले अटेम्प्ट में मैंने प्रयास किया था कि पूरी तरह से मेंस को छोड़कर अब प्रीलिम्स पे लग जाया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर आगे की बात ही खत्म है। और इसमें CSAT को भी साथ में लेकर के चलना है। तो ये हम लोगों का 1 साल भर का अगर ब्रॉड व्यू देखो तो उसको ये नोट कर लो। ये बेस्ट है ऐसा नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ जोड़ घटाना, जैसे किसी का अगर ऑप्शनल है, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। प्रीलिम्स पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी हम लोग बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए देखो, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो। और नोट्स बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझो आपको वास्तव में आंसर राइटिंग करनी कैसे है। जैसे कि ये ऐसा पेज आपको मिलेगा, ये आप स्टॉल से खरीद भी लेना, UPSC की कॉपी होती है। अब इसमें आपको अपना आंसर लिखना है, वही वहाँ चेकर के सामने जाएगा। आप ना खुद जाओगे ना अपनी दलीलें दोगे, बस इतने में जितना लिख लिया आपने वही आपका भविष्य तय कर देगा। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है इंट्रो और लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता जिसने समझ ली उसके मार्क्स मेंस में
एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। जब आप शुरुआत अच्छी कर देते हो तो आगे आप कुछ लिख पाओ ना लिख पाओ, एक थोड़ा सा रहता है चक्कर के अंदर कि हाँ इसको पता है, बात पता है। और वे फॉरवर्ड वहाँ होता है जहाँ पर लास्ट में वो अपना माइंड बना रहा होता है कि कितने नंबर देने हैं, वो माइंड मेकअप जहाँ हो रहा होता है वो एंड होता है वे फॉरवर्ड। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार रखना है। और बीच में आएगी अब बॉडी, और इसमें आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जितना भी जो कुछ भी सेगमेंट पूछा गया है हर एक को एड्रेस करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स जो स्टेप मार्किंग होती है उसमें बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ना आना चाहिए आपको। मेंस का क्वेश्चन 3 से 4 भागों में आसानी से डिवाइड हो जाता है और आपको बॉडी में उन सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो बॉडी इस तरह से तैयार होगी। क्या एक अगर ओवरऑल देखें ऊपर से तो इसमें एक प्रो रहता है, एक कॉन्स, एक चैलेंजेस और कई बार जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। ये बॉडी में इससे अलग क्या ही आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछेगा कोई घटना मान लो दे दी, ऐसा क्यों हुआ, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बोल सकते हैं, एक टेम्पलेट बन गया कि हमारे मेंस के आंसर ऐसे लिखे जाने हैं। अब हम अपने नोट्स को इन आंसर्स के हिसाब से कैसे बनाएं, ये ज़रूरी है। वो जो 4 महीने का टाइम है ना जिसमें जीएस कंप्लीट करना है, उसमें बस इसी टेम्पलेट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग में सबसे पहले क्या करो कि आप टॉपिक लो। टॉपिक कहाँ से लोगे, वो सिलेबस से लोगे। आपने सिलेबस से टॉपिक लिया और उसको ऊपर ऐसे हेडिंग में लगा लिया, ये हो गया आपका मेन टॉपिक सिलेबस का। अब यहाँ क्या करना है कि आपको इंट्रो के लिए कम से कम 5 पॉइंट्स तैयार करने हैं। अब ये 5 पॉइंट्स क्या होंगे, ये कोई डाटा हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है। जैसे मान लो कि जल प्रबंधन एक विषय है, अब उस जल प्रबंधन के लिए आप इंट्रो में क्या क्या लगा सकते हो। एक नीति आयोग की कंपोजिट वाटर इंडेक्स है, उसका यहाँ यूज कर सकते हो। आप देख लो यूएनओ का, ये यूनेप का कोई डाटा हो, वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो हर टॉपिक में अब जैसे जो सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसमें आप क्या करोगे कि आपने मान लो ट्रांसजेंडर टॉपिक लिया या फिर बच्चों का टॉपिक लिया, चिल्ड्रेन। अब आप उसमें इंट्रो के कोई 5 वैरायटी से, एक जैसे नहीं, 5 चीज़ें अलग अलग तैयार कर लो अपनी, जो आपकी भूमिका होगी। ये हो गई एक डाटा की बात। डाटा के अलावा कभी कभी हम लोग इंट्रो में डेफिनेशंस भी यूज़ करते हैं। लेकिन मान लो कि आपसे पूछा गया बच्चों की वल्नरेबिलिटी के बारे में, अब वहाँ बच्चों की डेफिनेशन तो दोगे नहीं। ये बात समझो कि डेफिनेशन कौन से क्वेश्चन में लगानी है। मान लो रोज़बी तरंगों पर एक प्रश्न आया है, तो वहाँ आप शुरुआत कर सकते हो डेफिनेशन के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें हो सकती है कोई अच्छा एग्जाम्पल, वो भी कई बार अगर आप इंट्रो में यूज़ कर लेते हो तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है। जैसे मान लो कि तुलसी गौड़ा जी का एक एग्जाम्पल आपने लिया, पर्यावरण की बात आ रही है तो आपने उनसे रिलेट करके इंट्रो लिख दिया। ये भी आपने जो एथिक्स के लिए एग्जाम्पल्स तैयार किए होंगे वो यहाँ सीधे सीधे यूज़ हो जाएंगे। और जब आपका इंट्रो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होगा तो नंबर अपने आप मिलेंगे। 400 को पार करना है जीएस में, तो इतना ध्यान रखो कि इंट्रो की तैयारी अच्छे से करके जाओ। तो सारा, चाहे जीएस 1 हो, चाहे जीएस 3 हो, चाहे जीएस 4 हो, ये टेम्पलेट हर जगह यूज़ होगा। आपको 4 महीने में बस यही करना है, सिलेबस पकड़ना है, टॉपिक्स उठाने हैं और टॉपिक्स उठा करके उन पर इस तरह से नोट्स मेकिंग करनी है। उसके बाद आएगा इंट्रो के बाद बॉडी और फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड को कैसे तैयार करना है, यहाँ भी सेम रखना है, 5 पॉइंट्स तैयार रखो। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अगर कुछ चल रही हैं, मान लो शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आया, तो उसमें आप नीदरलैंड का जो एजुकेशन मॉडल है उसको लगा दो। यूएसए में अगर कुछ चल रहा है उसको लगा दो।
तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को वे फॉरवर्ड में लगाया जा सकता है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनसे वे फॉरवर्ड में आप कुछ नहीं आ रहा है तो वो 17 रट के जाओ। मेरे वो 17 रटे हुए थे और वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोगों के कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं, हर जो हमारे टॉपिक्स हैं ना सिलेबस के उसमें जुड़ ही जाते हैं। तो ये कोशिश करो कि वे फॉरवर्ड में वहाँ से आप रिलेट कर दो जब कुछ नहीं आ रहा है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड में पेस्टल का भी यूज कर सकते हो। पेस्टल क्या होता है? जब आपको कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन देना हो, क्योंकि वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम लोग आगे किस तरह से आशावादिता के साथ कुछ सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसके लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको आ रहा है वो वहाँ जोड़ करके आप अच्छा सॉल्यूशन लिख दो। एक ये तरीका हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड कोशिश करो कि बहुत आशावादी हो। अब कुछ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए मेंस में जहाँ वे फॉरवर्ड ऐसा ना बन रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है वे फॉरवर्ड आपका अच्छा इनोवेटिव बन जाएगा अगर आप इन फ्रेमवर्क्स को रखोगे। एक फ्रेमवर्क और मेरा था, वो मध्यम मार्ग का था। जब कुछ ना आ रहा हो तो हाइब्रिड अप्रोच या फिर मध्यम मार्ग, उसको भी यहाँ पर लिख लो, हाइब्रिड अप्रोच। कई बार 2-3 चीज़ों के बीच में विरोधाभास होता है और स्थितियाँ उनका सॉल्यूशन निकालना कठिन होता है, तो उस समय ये मध्यम मार्ग काम आता है। तो ये हमारे वे फॉरवर्ड के हो गए। इंट्रो 5 तैयार करके रखो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, जहाँ से भी जो भी डाटा निकल रहा है निकाल के इंट्रो तैयार करो। अब हम लोग बॉडी में आते हैं। तो जब आप कोई भी टॉपिक लोगे तो उसके एस्पेक्ट सोचो क्या क्या हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे करके सोच सकते हो। नहीं तो प्रो, कॉन्स, चैलेंजेस, ये जो टेम्पलेट था इस हिसाब से सोच सकते हो। जितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हो सकें उन सबको बॉडी में कवर कर लो। तो ये आपका 5 पेज का मान लो नोट तैयार हो गया। उसमें आधे पेज में आपका इंट्रो तैयार हो गया, 1 पेज में वे फॉरवर्ड, और बीच में जितने भी एस्पेक्ट्स वो टॉपिक कवर कर सकता है उन सबको आपने एड्रेस करते हुए अपने नोट्स में ले लिया। अब क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके सामने ये 5 पेज एक टॉपिक के रखे होंगे। आपको कहीं नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं ढूंढने जाना है, बस इन्हीं 5 पेजेस को आप दोहरा लोगे। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, मान लो आप 3 साल बाद भी देने जा रहे हो मेंस, लेकिन ये कभी बर्बाद नहीं होगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा डाटा में थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो अब वाटर क्राइसिस में अगर चैलेंजेस हैं, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो बदल थोड़ी ना जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पॉइंट उसमें जुड़ जाएगा। तो ये मत सोचो कि प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए नोट्स मेकिंग करेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं। आप अभी से ये नोट्स मेकिंग तैयार रखो। अब इसका एक और फ़ायदा देखो, जब आपने यहाँ पर इस तरह से नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाए, तो जब आपको आंसर लिखना होगा ना एग्ज़ाम हॉल में, तो तुरंत आपकी जो मसल मेमोरी होती है हाथ की, वो आपको हेल्प करेगी दोबारा उस चीज़ को लिखने में। टाइम कम लगेगा और बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगा कि लिखना क्या क्या है। तो ये नोट्स मेकिंग मेंस के लिए वरदान है। आप इस स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से चेंज करना चाहो कर लो, लेकिन प्लीज़ नोट्स बनाने से मत बचो। इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। अब एक चीज़ इसमें और देखते हैं, ये इंट्रो, बॉडी और वे फॉरवर्ड के अलावा हम लोग चौथी चीज़ इसमें लेते हैं, और वो चौथी चीज़ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट। जब आप बॉडी के नोट्स बना रहे हो तो ये कोशिश करो कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो। देखो, कोई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, तो उसका फ्लो चार्ट बहुत आसानी से बन जाता है। जो विशियस साइकिल होते हैं, जैसे गरीबी का दुष्चक्र हो गया, कुपोषण का दुष्चक्र हो गया, उसके फ्लो चार्ट्स बहुत आसानी से बनते हैं। आप 3 लाइन 4 लाइन ऐसे लिख रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है, जो चेकर है उसको समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है। तो जब आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से चेकर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और जब आप उन फिगर्स को, फ्लो चार्ट्स को अपने नोट्स में बनाते रहोगे तो वो आपके लिए मेन एग्ज़ाम में सहजता भी हो जाएगी
आसानी से बनाना आसान होगा। कई बार ऐसा होता है आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए और वहाँ मेंस में अब वर्ड मैप बनाने बैठ गए, पेंसिल से बनाया, 3 बार बिगाड़ा, तो आप रेस से बाहर हो, फिर आप मेंस में रेस में हो ही नहीं। विद इन सेकेंड्स वर्ल्ड का मैप बन जाना चाहिए, विद इन सेकेंड्स इंडिया का मैप, विद इन सेकेंड्स जो भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तुरंत बन जाना चाहिए। और इसके लिए पहले से जब आपके नोट्स में सब कुछ होगा तो वहाँ बहुत आसान पड़ेगा। तो आप ये 4 महीने रगड़ के मेहनत कर लो, मेंस में 400 प्लस पक्का है। ये 4 महीने जिसने ईमानदारी से नोट्स मेकिंग कर ली, ये सिर्फ नोट्स मेकिंग नहीं है, ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। और ये ऐसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप अपना बेस्ट लिख रहे हो, एक मॉडल आंसर लिख रहे हो। वो मॉडल आंसर आप जब एग्जाम हॉल में लिखने जाओगे हो सकता है राइटिंग थोड़ी खराब हो जाए, लेकिन जब आपने बहुत अच्छे से टाइम दे करके उसको एक जगह लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर्स में वो सुधार दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों की मेंस की स्ट्रैटेजी हो गई। मेंस की स्ट्रैटेजी में एक बात और आप नोट्स करके लिख लो अपने में, वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये क्या है कि जब आप एक टॉपिक को तैयार कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ GS3 का एक टॉपिक मेरा तैयार हुआ है। उस टॉपिक के पॉइंट्स को आप थोड़ी स्मार्टनेस के साथ और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो अभ्यास करो। आपने अगर वाटर इंडेक्स की बात कहीं पर की तो उसको आप कृषि में कैसे यूज करोगे ये सोचो। कहीं साइंस टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, उसमें आप वाटर इंडेक्स के किसी डाटा को कैसे लगा दोगे वो सोचो। जब आप ये इंटरचेंजेबल अप्रोचेस अपनाओगे, चीज़ों को इंटीग्रेट करना सीखोगे, क्योंकि देखो जब आप जिले पे गए हो, काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शिक्षा विभाग देखना है। आप सुबह उठोगे, आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फ़ोन आ रहा है, शिक्षा की तरफ से फ़ोन आ रहा है, कहीं कोई आपदा हो गई उधर से भी फ़ोन आ रहा है। आपको बहुत ही एक जनरलाइज्ड वे में सब चीज़ों को देखना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी से अप्रोच रखो कि कहीं कोई सीमा नहीं है, हर जगह आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करते रहो और उससे ये होगा कि कम मेहनत में आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कम मेहनत में स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को अलग अलग जगह पर यूज़ करना होगा, ये करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरा GS1 का आंसर था, अगर सोसाइटी का कोई टॉपिक पूछा गया है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई केस स्टडी ऐसी आ सकती है जो मैंने GS4 में तैयार की है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको बॉक्स बना करके GS1 में भी लिखा। तो ये कभी मत सोचो कि चीज़ें बिल्कुल बटी हुई हैं। स्मार्टनेस को बहुत अच्छे से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मेंस में यूज़ करो। बाकी सब कुछ हो गया है। मॉक लिखना ज़रूरी है, तो वो तो मेंस स्ट्रेटजी में लिख ही लो कि आपको मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जितना हो जाए। प्रीलिम्स के बाद तो लिखना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके नोट्स तैयार होंगे आप दोबारा लिखोगे तो आपको समझ भी आएगा कि कितना यहाँ वहाँ याद आ पा रहा है, क्या चीज़ें छूट रही हैं। और जब आप चेक कराओगे या खुद भी चेक करो, मेरा रहता था कि सुबह लिख लिया, शाम को चेक किया, और जब चेक किया तो अपने नोट्स खोल लिए साथ में, और मुझे उस समय लगता था कि हाँ ये वाला पॉइंट या ये वाला इंट्रो यहाँ ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, ये वे फॉरवर्ड यहाँ ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। तो जब आप खुद भी चेक करोगे, अपने नोट्स को सामने रख कर चेक करोगे, तो वो आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत क्विक रिवीजन। पूरी चीज़ों को ऐसे पलट लिया, देख लिया, बस यही काम आने वाला है। तो दूसरा चेक करे ना चेक करे, खुद भी अपने आंसर्स को लिख करके चेक करो। ठीक, अब हम लोग थोड़ा प्रीलिम्स पे बात कर लेते हैं। मेंस पे किसी को कुछ पूछना है? तो उसका सोर्स क्या है यार? सोर्स है करंट अफेयर्स मैगजीन्स, बुकलेट्स आती हैं, ऑनलाइन भी मिलेंगी। दृष्टि की करंट अफेयर्स की भी आती है एक मैगजीन, तो उसमें आप देखो करंट अफेयर्स कुछ अलग से नहीं आता है। आपका अगर एक टॉपिक है, वही उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर दिया होगा, तो उसको आप अपने नोट्स में कैसे इनकलकेट कर ले जाओ, एज अ वैल्यू एडिशन आप कैसे जोड़ ले जाओ। कोई मान लो गवर्नमेंट स्कीम है, नहीं चली है, वो करंट अफेयर्स में आई है, वो आप देख लो कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है मेंस के आंसर्स में, तो उसको जोड़ लो। अच्छा, और मैडम जैसे रिपोर्ट वगैरह का, रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट आती कोई सी, तो उसका कैसे मतलब यूज किया जाता है? इंट्रो में
इंट्रो। देखो, उसके लिए गूगल का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा। आपने टॉपिक निकाला सिलेबस से और फिर उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को गूगल पे सर्च कर लिया, आपको यही सारी साइट्स मिलेंगी। दृष्टि की कोई एक ब्लॉग मतलब दिख सकता है, कोई न्यूज़ पीस, तो पढ़ लो क्या चीज़ है, उसको ले लो। किसी और साइट का हो, जब आप गूगल पे टॉपिक लिखोगे और आगे यूपीएससी लिख लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ मेंस के बारे में अगर किसी को, हाँ बताइए। मैम आपने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल एनालिसिस और जो प्रीलिम बूस्टर के देखे थे, तो पर डे के 7 to 8 टॉपिक्स हो जाएंगे, यानी मंथली के लगभग 250 के आसपास। तो उसके रिवीजन की आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? और देखो, शुरुआत में समझ के बात को, शुरुआत में किया था कि उसके पीडीएफ्स लिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपनी ये तैयारी नोट्स मेकिंग कर ली तो फिर लगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप पीडीएफ निकाल करके उसको रिवीजन करने का आइडिया ड्रॉप ही कर दो। मतलब वो हाँ, नोट्स के साथ उसको, ही इंक्लूड हाँ, करते उसको जाएं? आप छोड़ दो बिल्कुल। आप बस इस पर फोकस रखो कि आपके नोट्स बनते जाएं और उसको सुनते रहो। माइंड अपने आप रिलेट करता है। आपको कई बार ऐसा होगा कि लगेगा कि मेंस आंसर में मेरा ये पॉइंट कैसे आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। वो क्या होता है कि एडिटोरियल एनालिसिस मान लो देखा, या कोई न्यूज़ पीस पढ़ा, इकोनॉमिक इंडियन एक्सप्रेस मान लो, वहाँ का एडिटोरियल पढ़ा, वहाँ से कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, बस उतना बहुत है। उसको रिवीजन करने के चक्कर में और प्रीलिम्स के लिए उसके मतलब जो हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी मेरा यही सेम था मतलब कि चीज़ें रिपीट हो रही थी। वो आप 1 महीना प्रीलिम्स देखा आपने, फिर उसके बाद जब आपने अगले महीने देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वही पुराने कई चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो आप बस उसको ऐसा करना, मेरा ये था, खाने के बाद आधे घंटे देख लिया, 2x पे देखते थे, तो वो आप देखना, बाकी उसको रिवाइज मत करो। और जो फैक्ट और डाटा आपने कलेक्ट किए थे उनके रिवीजन मतलब आप पर डे देखती थी हाँ, ये जो है ना, इसको बस रिवाइज करना है। जो अपने नोट्स हैं उसमें गूगल में आपने लिखा, वहाँ से आपने डाटा निकाला, इसमें लिख लिया, अब उसको जितनी बार रिवाइज करना चाहो करो। फिर रिवीजन का एक लास्ट मेथड वो अभी और बता रहे हैं। और ठीक है। जैसे जीएस की मतलब कोई केस स्टडी वगैरह हुई तो उसे एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं कि मतलब हाँ जैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी पढ़ा था कोल हिल्स में, मतलब फसल बढ़ाने के लिए एक समाज ने मिलकर उन्होंने काम किया, तो ऐसे हाँ, कलेक्टिव मॉडल्स में दे बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आप वहाँ का यहाँ लाओ, यहाँ का वहाँ ले जाओ। ठीक। और एक और था मैम, वो तो जैसे केस स्टडीज़ का था एथिक्स का, तो उसमें आपने मतलब सारे हितधारक समूह कौन कौन से हैं इस तरह से बता के किए थे या चलो अभी नॉर्मल? एथिक्स एक बार करते कर हैं, लो। ठीक है। थैंक यू। अभी एथिक्स कर लें क्या? एथिक्स कर लेते हैं। देखो, एथिक्स में क्या था कि एक तो होती हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को आप 2 लाइन में हर टर्म को, वहाँ भी वही सिलेबस से आपने टॉपिक लिया, उसकी डेफिनेशन एक डायरी में लिख ली, तो डायरी के 5 से 6 पेजेस में आपकी सिर्फ डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी और उनको रट लेना है। क्योंकि क्या होता है कि इतना कम टाइम होता है एथिक्स के पेपर में कि क्वेश्चन समझने का भी समय नहीं मिलता है कई बार। तो वहाँ क्या करना है कि आपने कीवर्ड पकड़ा और जल्दी से उस कीवर्ड की डेफिनेशन लिख दी जो आपको रटी हुई है। तो ये कोशिश करो, बहुत कम टर्म्स है वहाँ पर। साहस हो गया, कर्तव्य निष्ठा हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, प्रोबिटी हो गया, इनको एक जगह इकट्ठा कर ही लो, इनकी डेफिनेशंस। एग्जाम्पल बता दिया रेड बुक से कैसे करना है फोरम की, और एग्जाम्पल मन की बात से कैसे करना है, वो आपने उसी डायरी में नोट करके रखे हैं। अब हम लोग आते हैं केस स्टडी। देखो, उसका कोई सोर्स नहीं है। केस स्टडी में आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तीन बहुत है, 3 ऑप्शन सोचो केस स्टडी में कि 3 कौन सी संभावनाएं यहाँ बन रही हैं, और फिर उन 3 संभावनाओं को जस्टिफाई भी करो। हो सकता है एक संभावना गलत हो, लेकिन वहां आपको सीधे सीधे नहीं लिख देना है कि ये नैतिक रूप से गलत है, बस हो गया। उसका भी 1-2 लाइन में कुछ जस्टिफिकेशन दे दो। जैसे होता है ना कि एक अफसर है और उसके सामने डिलेमा है कि उसकी पत्नी चाह रही है कि थोड़ा बहुत कहीं से एक्स्ट्रा इनकम उनकी हो जाए, लेकिन वो करना नहीं क्योंकि नैतिक रूप से सही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा आपने तीसरा विकल्प ये रखा कि मैं थोड़ा झुकाव रखूंगा, लेकिन आपने सीधे उसको नकार दिया। थोड़ा लिख दो कि हाँ, ये बात सही है कि मुझे अपनी जो जीवन संगिनी उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब ये है ना कि ऑप्शन को
आप जितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाओ, लेकिन फिर आप क्या अपनाओगे, अगला चरण वो आता है। 3-4 ऑप्शन है, उनमें से आप कौन सा चुनाव करोगे। वहां आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखना है। एक जैसे इस बार नेशनल सिक्योरिटी पर एक क्वेश्चन आया था कि सीमा पर कुछ समस्याएं हैं, वो वाला एक बार क्वेश्चन देखना। वहां जितनी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखोगे कि आपने ये ऑप्शन क्यों चुना, आप इस विकल्प के साथ क्यों जाना चाह रहे हो, वहां आपका कुछ भी डिलेमा दिखना नहीं चाहिए कि अभी भी आपके मन में कुछ झोल चल रहा है। वहां पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात को ईमानदारी से रखो। अब उसके आधार क्या रखने हैं, एक तो देखो कर्तव्य मार्ग होता है जो गीता में कहा गया है, उसको रख सकते हो आप गांधी जी के सिद्धांतों को वहां रख सकते हो। एक साधन साध्य का सिद्धांत होता है, उसको वहां अच्छे से यूज करो। कांट का वो होता है कैटेगोरियल इम्परेटिव करके, उसको वहां पर यूज करो। जब आप आधार देते हो कि आपने ये विकल्प क्यों चुना है, तो वो आपका मेन बेस हो जाता है पूरे आंसर का। तो उसको आप ये कर सकते हो कि एक पेज में लगभग 10 से 12 आधारों को तैयार कर लो कि गांधी जी ने ऐसा कहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। या फिर जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी पंक्तियां हैं कि कोई आपका साथ ना दे तब भी आप सत्य की ओर चलोगे, तो उन पंक्तियों को आप यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से वो 5 से 10-12 केस स्टडी बेस्ड चीजें लिख लो। एक इन्वायरमेंट की केस स्टडी जरूर आती है, तो उसमें जैसे मैंने तैयार कर लिया था एक वॉल्टेयर का कि मनुष्य तर्क करता है, प्रकृति कार्यवाही करती है। तो जहां भी ये आएगा कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनता को कुछ चीजें समझानी है, तो उस वाले विकल्प में ये वाला कोट यूज कर लिया कि वॉल्टेयर ने ऐसी ऐसी बात कही है, या ये मेरा आदर्श है कि प्रकृति सीधे कार्यवाही करती है, मनुष्य तर्क करता रह जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। इसमें मध्यम मार्ग को भी ले सकते हो। तो ये सब बेसिस अपने तैयार कर लो, जब आप क्लास करोगे उससे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन को समझने का देखो समय तो नहीं होता है जो क्वेश्चन पार्ट होता है एथिक्स का, लेकिन कोशिश करो कि वो भी आप अच्छे से समझ लो और उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करो। एग्जाम्पल्स को आप अपनी बात के साथ कैसे जोड़ रहे हो इसका अभ्यास करना भी ज़रूरी है। तो जब आप देखो कोई एग्जाम्पल, ये कोशिश करो कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स में यूज़ हो सकता है। साहस में यूज़ हो सकता है, वो प्रोबिटी में यूज़ हो सकता है। जैसे सत्येंद्र नाथ दुबे जी का एग्जाम्पल है, वो IAS थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया, तो अब वो एक साहसिक कदम भी है, वो सत्यनिष्ठ कदम भी है। तो जब आप इस तरह का अभ्यास करोगे कि एक एग्जाम्पल कितनी कितनी जगहों पर आ रहा है, तो जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो अपने आप एग्जाम्पल याद आता जाएगा। तो ये अभ्यास अच्छे से करते रहना है। ये हम लोगों का एथिक्स हो गया। उसके बाद अब हम लोग प्रीलिम्स पे आते हैं। तो प्रीलिम्स का अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, बहुत सारे मेरे साथ जो लोग थे उनका भी नहीं हुआ। तो ये अनिश्चितता तो यूपीएससी की पहचान है, लेकिन एक बात जैसे मैंने अभी टेलीग्राम पे लिखी है कि कोई एक परिणाम आपके जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता है, इसलिए हिम्मत मत हारो। यहाँ तो शायद कोई होगा नहीं जिसने प्रीलिम्स दिया हो, कोई है जिसका रिजल्ट आया है? हो गया आपका? नहीं हुआ है, लेकिन हिम्मत मत हारना। नहीं देखो, हंसने की बात नहीं है, उनकी क्या इस समय मना स्थिति होगी वो आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो। ये एक कठिन दौर होता है, अगली बार इससे शिक्षा लेते हुए कैसे आगे बढ़ना है ये महत्वपूर्ण होता है। देखो हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इतने लोग बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर में पूरी भीड़ भरी हुई है, अभी प्रयागराज में बहुत भीड़ है, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी निकलता किनका है? सिर्फ इस बार 943 लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट सिलेक्शन इतना कम है, तैयारी इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं? आप ये सोचो कि असफलता अगर मिल रही है तो उसका कारण क्या है, और उसका कारण पता है क्या है? कि स्टूडेंट्स आर मैनी, आप सब स्टूडेंट्स हो, बट डिसाइपल्स आर फ्यू। यूपीएससी डिसाइपल चाहती है, शिष्य चाहती है, वो विद्यार्थी नहीं चाहती है। हम सब लोग ना आसपास देखते हैं, सब विद्यार्थी होते हैं, कुछ कहीं से मिला सीख लिया, और फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद उस विद्यार्थी की भी अर्थी उड़ जाती है, और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि इतना अहंकार आ जाता है कि फिर मनुष्य सोचने लगता है कि
हम ही भगवान हैं। फिर उनसे पूछो भैया आपकी आयु क्या है, तो कहते हैं बस भगवान से 3-4 साल छोटे हैं। तो अभी क्या है कि ये जो विद्यार्थीपन है इससे निकलकर शिष्य कैसे बना जाए, क्योंकि यूपीएससी देखो आप में जो ढूंढ रही है वो शिष्यत्व है। एक कहानी है बहुत फेमस, स्वामी रामा को कोई जानता है यहाँ? योगा टीचर हैं, कभी सर्च करना उनके बारे में, उनको भी एथिक्स में जोड़ लेना। तो उनके जो गुरु थे माधवानंद भारती, उनके 20-25 शिष्य हुआ करते थे। वो शिष्य कहते थे कि हम आपके शिष्य हैं। तो एक बार उन्होंने एक परीक्षा ली, उन सबको लेकर के वो तुंगभद्रा नदी के किनारे गए। तो तुंगभद्रा के इतने भारी बहाव में पार करके दिखाओ। तो ज्यादातर शिष्य वापस हो गए। एक तो मगरमच्छ थे, किसी ने कहा कि अभी इसमें डूब जाएंगे, बह जाएंगे, नहीं जाना। स्वामी रामा ने वो नदी उसी समय तुंगभद्रा पार कर ली। जब उनसे पूछा गया कि आपने कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था, इसका अर्थ है मेरे पास ये क्षमता थी कि मैं इस नदी को पार कर पाऊं। तो जब यूपीएससी आपके सामने प्रीलिम्स का पेपर रख रही है तो वो जानती है कि आपके पास ये क्षमता है कि आप इस प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व कर ले जाओगे। जब आप ये शिष्यत्व अपने अंदर ले आते हो ना, एक विश्वास या दृढ़ निश्चय के साथ जब आप यूपीएससी पे भरोसा कर ले जाते हो, क्योंकि देखो प्रीलिम्स पास तो हुआ ही है लोगों का, कट ऑफ भले ही नीचे गया हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस बार की सीटें खाली रह जाएंगी। जब यूपीएससी ने आदेश दिया कि ये प्रीलिम्स का पेपर है, ये सीसेट का पेपर है, इसका अर्थ है कि वो आपके भीतर के उस दृढ़ निश्चय को परखना चाह रही थी। तो ये ध्यान रखो कि हमें विद्यार्थी नहीं रहना है, हमें शिष्य बनना है। और जब हम विश्वास के साथ एक शिष्य बन जाते हैं तो फिर यूपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद कर देते हैं। अभी आप अगर किसी चाय की दुकान पे जाओगे ना मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पर बहुत ही उच्च श्रेणी की बातें हो रही हैं यूपीएससी के बारे में। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये यूपीएससी का प्रोसेस एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये बढ़ता जा रहा है, हम उससे पीछे ही रहेंगे। ये बात बहुत ही मेरी पूरी यात्रा में मैंने ध्यान रखा, यूपीएससी को हम लोग काउंटर नहीं कर सकते कभी, हम उसके पीछे ही रहेंगे। लेकिन वो जिस आशा के साथ इस तरह के प्रश्न पत्र दे रही है उसे सॉल्व करने की कुव्वत अपने में होनी चाहिए। तो अब ये सोचो कि असफलता अगर मिल गई तो आगे ऐसा क्या प्रयास किया जाए कि यूपीएससी की परीक्षा में हम खरे उतर पाएं। तो उसके लिए एक देखो, पहले एलिमिनेशन टेक्निक चलती थी, वो बाहर हो गई है, हम लोगों ने खूब यूज किया, लेकिन अब लग नहीं रहा कि वो यूज हो पाएगी। तो अब कुछ चीजें हैं स्ट्रेटजी में जो प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं। उसमें पहली लिख लो, वो है कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। लिख दें क्या लिख लो अपने आप, अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये दो पे हम लोग अभी बात करते हैं। अवेयरनेस देखो आती है न्यूज़पेपर से, जैसे इस बार बहुत सारे न्यूज़ इन प्लेसेस जो आए हैं, डोनबास हो गया, टिग्रिस हो गया, वो सब मैंने पढ़े। वो जब इंटरनेशनल अफेयर्स वाला न्यूज़पेपर का पन्ना पढ़ा है तो हफ्ते में, महीने में 2-3 बार ये शब्द दिखते थे। अवेयरनेस क्या होती है कि आपने वो शब्द पढ़ा और उसके बारे में थोड़ा खोज कर ली कि ये कहाँ पर है, थोड़ा गूगल में देख लिया, मानचित्र में ढूंढ लिया कहाँ है, तो उससे आपका एक प्रश्न प्रीलिम्स का यहाँ पर बन गया सीधे सीधे। और दूसरी चीज है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स मतलब आपने पिछले साल के पेपर देखे, उन पेपरों से आपने कीवर्ड्स उठाए और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन कीवर्ड्स के बारे में आपने अपनी जानकारी बढ़ाई। ऐसा इसलिए, ये कंसेप्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यूपीएससी रिपीटेड थीम्स पूछती है। आपने अगर बुद्धा पर कोई प्रश्न देखा पिछले वर्षों में और आपने बुद्धिज्म को अच्छे से एनसीईआरटी से कवर कर लिया, अगर परामिता करके कोई शब्द आया है आपने उसके बारे में पढ़ लिया, स्थविर के बारे में पढ़ लिया, श्रमण के बारे में पढ़ लिया, तो अब क्या होगा कि वो थीम या वो टर्म्स अगर दोबारा आएंगे प्रीलिम्स में तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। और होता क्या है कि पिछली बार जो ऑप्शन था वो इस बार मेन आंसर आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात?
जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ के ऑप्शंस को जो 4 दिए हुए हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। इसके अलावा प्रीलिम्स को पास करने की और कोई फुल प्रूफ रणनीति नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी चाबी है जो प्रीलिम्स को आसानी से पार करवा देगी। तो बस इतना करो कि PYQ आपने मान लो कोई टॉपिक कंप्लीट किया, अब उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देख लिए, वहाँ से थीम ले ली, ऑप्शन से कुछ टर्म्स ले लिए और उन सबको अच्छे से एक जगह पर कंपाइल कर लिया, नोट्स बना लो या जहाँ पर PYQ पढ़ रहे हो वहीं किनारे लिख लो उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी। तो अगले साल आप देखोगे प्रीलिम्स में 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर आपको लगेंगे, सेम थीम पे लगेंगे और आसानी से हो जाएंगे। और विश्वास रखना 30 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को करना ही नहीं है। वहाँ डायरेक्ट जो करना है ना वो 30 से 32 करना है बस, उसके बाद सब स्मार्ट गेस है। 30 से 32 फर्स्ट राउंड में करना है और वो PYQ से हो जाएगा, आपकी अवेयरनेस से हो जाएगा। ये 2 चीज़ें पकड़ लो, खूब अच्छे से अवेयर रहो चारों ओर क्या चल रहा है उसके बारे में सोचते रहो, क्यूरियोसिटी के साथ सर्च करते रहो, प्लेसेस को मानचित्र में देखते रहो और रिवर्स इंजीनियरिंग करके कम से कम 15 साल के PYQs अच्छे से तैयार कर लो। 15 तो होना ही चाहिए, मेरा 17-18 साल के तैयार थे। इतना कर लोगे तो वो 30 क्वेश्चन आपके फुल प्रूफ 100% हो जाएंगे। उसके बाद आपको ना 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं और वो भी मेरे ख्याल से 55 क्वेश्चंस में से 55 करोगे और उसमें से आपको 15 से 20 सही करने होंगे। वो स्मार्ट गेस से हो जाएगा आसानी से। रेशियो भी देखो ना, 4 ऑप्शन है, आप अगर 4 को आपने गेस मारा, स्मार्ट गेस, वाइल्ड गेस नहीं, स्मार्ट गेस मारा, तो उसमें मान लो कि आपके 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखो आप प्लस में हो, तो आपने अगर 55 ऐसे किए और उसमें से आपने 15 से 18, 20 सही कर लिए तो आपका निकल गया प्रीलिम्स। तो पहले राउंड के 30 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करोगे, उसके बाद लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आप स्मार्ट गेसेस से करोगे और उसके बाद जो थर्ड राउंड में बचेंगे जिसमें ना तो आपका कोई स्मार्टनेस चल रही है, ना ये आपको आता है, ना कभी देखा ना सुना, उसको छोड़ दो, उसको करना ही नहीं है। वो ट्रैप होता है ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाए और आप प्रीलिम्स से आउट हो जाओ। तो उतने आसानी से आप छोड़ दो, उसमें टेंशन नहीं लेना। तो ये हमारी ओवरऑल प्रीलिम्स की रणनीति हो गई। थीम्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, स्मार्ट गेस कैसे करना है उसको थोड़ा समझो। आप स्टेटमेंट जब पढ़ते हो तो वहाँ देखो बहुत एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट आ जाता है। अब जैसे कि भारत में कोई गोल ऐसा मंदिर है ही नहीं, या फिर सिर्फ एक मंदिर है, सिर्फ 2 मंदिर हैं, या फिर कई बार जैसे आ जाता है कि राजस्थान में एक भी कोयले की खान है ही नहीं। तो इस तरह के एक्सट्रीम जो सेंटेंसेस हैं, मान लो कि आज प्रीलिम्स हुआ, 1 साल बाद पूरा चक्र पूरा होगा, उसके बीच में एक गोल मंदिर मिल गया तो क्या होगा, है कि नहीं? उसमें दिया है सिर्फ 2 हैं मंदिर ऐसे गोल जिनकी आर्किटेक्चर गोल है। या मान लो एक खान मिल गई राजस्थान में, तो यूपीएससी की गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो आप आसानी से उसको काट दो कि ये गलत होगा। इसी तरह से ओनली फ्यू, ये सब भी रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन हम लोग करें क्या, हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं जा सकते, वहाँ स्मार्ट गेस करने ही पड़ेंगे। इसलिए स्मार्टनेस के साथ देखो, जो CSET की रीजनिंग है और GS1, इन दोनों में बहुत समानता होने लगी है, क्योंकि रीजनिंग GS1 में भी आने लगी है। जब आप कई बार बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आ जाते हैं, डर जाते हो प्रीलिम्स में, लेकिन वो सबसे सही होते हैं क्योंकि उनको करना सबसे आसान होता है। जब बड़े बड़े स्टेटमेंट आते थे प्रीलिम्स में तो मेरा पक्का होता था ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट में कहीं कोई की ऐसी मिल जाती है जो आपको बता देती है कि ये वाला ऑप्शन सही है, गलत है। तो बड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं देखते ही खुश हो जाया करो कि ये होना ही है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का। अब एस्से पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इस पे कुछ पूछना है किसी को? हाँ बताइए। मैम, मेरा जो क्वेश्चन था वो प्री और मेंस दोनों को लेके था कि जैसे आपने स्ट्रेटेजी बताई
तो उसको मान लीजिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मैम वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं मैम। तो मैम बेसिकली क्वेश्चन ये था मैम, कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाए रखें। हेलो मैम, कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाए रखें। और मैम जैसे कभी कभी आपको भी नहीं पढ़ने का मन करता था, तो आप क्या करते थे। अभी हम लोग सी सेट पे पहले बात करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पे बात करते हैं, परसिवरेंस कैसे बना करके रखें, फिर इसके बाद आपका प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सी सेट में 3 सेगमेंट्स हैं, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ्स है, रीजनिंग है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों सेगमेंट्स को कवर करना है। कई बार पहले ऐसा हो रहा था, मैथ्स बहुत आसान आ रही थी, लोग कॉम्प्रिहेंशन छू ही नहीं रहे थे, और आईआईटी वाले हमारे भैया बहुत तेज, वो बस मैथ्स देखी, सॉल्व किया, सी सेट पार, उनको कुछ मतलब ही नहीं था इधर लिखा क्या है अंग्रेजी में इतना लंबा चौड़ा। अब क्या हो गया है, मैथ्स इतनी हार्ड है कि उसको आईआईटी के बच्चे भी नहीं कर पा रहे तो अब उनको आना पड़ रहा है कॉम्प्रिहेंशन की शरण में। अब आर्ट्स वालों की तो बात ही छोड़ तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें तीनों सेगमेंट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना करके चलना है, ताकि ऑन द स्पॉट, उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति, जब आप ऑन फील्ड काम करोगे तो आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन सही होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि जब यूपीएससी आपकी प्रत्युत्पन्न मति को चेक करे, कि ऑन द स्पॉट आप डिसाइड कर लो कि इस बार के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन करना है कि मैथ्स करना है। मैथ्स नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ, कॉम्प्रिहेंशन से कवर अप करो, वो नहीं हो रहा है रीजनिंग से कवर अप करो। लेकिन उन घंटों में, सिर्फ 2 घंटों में आप अपनी जितनी स्मार्टनेस लगा दोगे, आप यूपीएससी के लिए उतने ही प्रभावी कैंडिडेट हो जाओगे। तो अपनी प्रैक्टिस तीनों सेगमेंट्स में अच्छे से करके रखो, शीट्स ले लो, बाजार से ले लो, कोचिंग से मिल रही वहाँ से ले लो, सॉल्व करो, साल भर सॉल्व करो। अगर एक वीक में आप 2 से 3 घंटे दे देते हो, जब बिल्कुल भी आपका बेस नहीं है, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो। अपने हिसाब से देख करके आप शीट्स को सॉल्व करते जाओगे, आपको बात समझ में आती जाएगी। और सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, और टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करके जाना, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि सी सेट में वास्तव में यूपीएससी चाह क्या रही है। देखो, खुद जब तक डूबोगे नहीं तब तक बात समझ में नहीं आएगी, दूसरा जितना भी बताता रहे, जब खुद करोगे, टाइम लिमिट के अंदर करोगे, तो समझ में आएगा कि सी सेट में करना क्या है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी पे बात करते हैं कि लगातार कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि ये एक टॉर्चर जैसा भी कुछ लोगों के लिए हो जाता है। आपको रोज इतने घंटे उठ करके पढ़ना है, टारगेट आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, मॉक में अच्छे मार्क्स आ नहीं रहे हैं, उसके बाद हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो कंसेप्ट था, मैंने बहुत पढ़ा डीपली, वो नेवी सील ट्रेनिंग के बारे में है। वहाँ पर आपको हारना सिखाया जाता है, और यही मेरा भी कंसेप्ट था, रोज हार कर भी मैदान में बने रहना है। बस ये कोशिश करनी है कि आप कभी फाइट से बाहर मत जाओ, कुछ भी हो जाए आपको फाइट में बने रहना है, आप फाइट जीत जाओगे। आप कोई टारगेट लेते हो, उसको 80% कर पाते हो, हार जाते हो, नेक्स्ट डे फिर से टारगेट लेते हो, इस बार 70% हो पाता है, फिर से हार जाते हो। लेकिन अगर आपने तीसरे दिन फिर से हिम्मत करके टारगेट बनाया, सेट किया और लग गए, तो पिछले 2 दिन 100% हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी का सिर्फ इतना सा है कि कभी हार मत मानो, हारने के अलावा और कोई इशू होता ही नहीं है। सिर्फ इतना होता है, मनोबल गिर जाता है और हम लोग अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पिछला सब कुछ छूट गया होता है। बस इतना ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए लगे रहना है। और जो मेरी स्थिति है लगभग वैसी ही सबकी स्थिति है। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि कोई आईआईएम से आ रहा है, कोई आईआईटी से आ रहा है, उनका क्या कैपेबिलिटी होगी, मेरे मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है मेरा उनके साथ। लेकिन बाद में इंटरव्यू तक आते आते पता चला कि बहुत कंपटीशन है, बिल्कुल बराबरी का कंपटीशन है। बस इतना करना है, अपने पे विश्वास रखते हुए लगे रहना है, वही परसिवरेंस होती है। और अगर थोड़ी ट्रिक्स की बात करो तो देखो, मेंटल ट्रेनिंग जब होती है ना, तो माइंड को ट्रिक करना पड़ता है कैसे पढ़ना है। उसके लिए मेरा था एक पोमोडोरो, आप भी पोमोडोरो यूज़ कर सकते हो। 50 मिनट्स का या 90 मिनट्स का अपना एक बना लो, फिर ब्रेक ले लो,
फिर से लग जाओ, तो पोमोडोरो हेल्प करेगा। और दूसरा होता है सेटअप क्रिएट करना। सेटअप क्या होता है? ये देखो एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया सुबह सुबह, फिर आपका पूरा दिन खाली जाना है। वो मॉक टेस्ट का इतना प्रभाव रहता है कि पूरे दिन पढ़ाई नहीं होती है। तो एक सेटअप आप क्रिएट करो कि मुझको मॉक टेस्ट देना है 10 बजे तक, फिर 10 बजे बाहर जाना है, कुछ खाना पीना है अच्छा दुकान से जो भी पसंद हो, फिर घर आना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ये एक सेटअप बन गया। अब क्या होगा कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप मज़े से बाहर जाओगे, खाओगे पियोगे, थोड़ा फ्रेश हो लोगे, वापस आओगे, अपने सेटअप में दोबारा लग जाओगे। अगर आपने मॉक टेस्ट जैसे ही छोड़ा वैसे एनालाइज करने बैठ गए, फिर क्या होगा? मन नहीं करेगा, फिर आप जो है पूरा दिन बर्बाद कर ले जाओगे। तो इस तरह के सेटअप्स क्रिएट करो। रोनाल्डो का भी यही थीम है, उसने अपने मैचेस के बाद अपने नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे सेटअप्स कभी सर्च करना। तो ये सेटअप्स इस तरह के जब आप क्रिएट कर ले जाओगे तो कॉन्टिन्यूटी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, अब इनका प्रश्न ले लेते हैं प्लान बी वाला। देखो प्लान बी होना चाहिए, मेरी ये निजी राय है कि प्लान बी होना चाहिए। मेरे साथ ये था कि मैंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी साथ में की थी, एकेडमिक्स पे पूरा ध्यान दिया था। ऐसा नहीं किया कि बीए के बाद सीधे यहाँ आ गए और सब कुछ छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मेरी एकेडमिक्स साथ में चलती रही। आप भी ये प्रयास करो, चाहे तो इग्नू से ही आप फॉर्म भर लो, लेकिन एकेडमिक्स जारी रखो। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन उनमें से 80% को देखो तो वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आए होते हैं, वो बीटेक होते हैं, कई बार एलएलबी किए होते हैं, और फिर कहते हैं आकर के आपको मतलब भ्रमित करते हैं कि उनका कोई प्लान भी नहीं है। अरे उनका प्लान भी है, उनका तैयार है, कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे, वो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। तो सबका एक प्लान भी तो होता ही है, होना ही चाहिए। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में तैयारी की है तो फिर आप टीचिंग लाइन देख सकते हो, कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव बना कर रखो जो आपको थोड़ा, एक तो मेंटल प्रेशर भी उससे कम हो जाएगा, तैयारी आसान हो जाएगी। तो इतना, क्योंकि एक समय तो आता ही है तैयारी के बीच में, 1-2 दिन लगता है कि नहीं होगा, उस समय आप फाइट में बने रहो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में ये हो कि नहीं होगा तो देखा जाएगा, है मेरे पास और भी बहुत कुछ। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा रखो। ठीक है, और प्रश्न बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने ये प्री दिया तो प्री नहीं हुआ, तो मैम थोड़ा यूपीएससी से थोड़ा डर सा हो रहा है अंदर ही अंदर कि प्री भी नहीं हुआ। मेंस, पहले मेंस का डर होता था कि मेंस का, तो इस बार प्री दिया तो मैं जीएस तो हो गया, लेकिन सी सेट कम नंबर बैठे तो अंदर ही अंदर डर हो गया कि भाई अगली बार कैसे होगा सी सेट। तो उस बारे में थोड़ा, उस तनाव से बाहर कैसे निकले? देखो, तनाव से निकलने का एकमात्र तरीका है कि खूब प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि डर अपने आप खत्म हो जाए। अब आप सी सेट को पकड़ लो और ये देखो कि कौन सा सेगमेंट आपका कमज़ोर रह गया। अगर स्ट्रैटेजी में कमी है तो वहाँ देखो, प्रैक्टिस में कमी है तो वहाँ देखो। और डर, आप अगर इस माइंडसेट पे रुक जाओगे ना डर वाले, तो बाकी कहीं भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाओगे, फिर आप जीएस भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपका जो इशू आ रहा है उसको पकड़ करके सबसे पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद आपका फ्लो अपने आप बन जाएगा। और ये तो सोचो ही मत कि यूपीएससी नहीं होगा। सिर्फ प्रीलिम से बाहर हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपका यूपीएससी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने 4th अटेम्प्ट में पहली बार प्री क्वालिफाई किया, अंडर 100 उनकी रैंक आ गई। इसलिए अपनी कोशिश जारी रखो और जहाँ इशू फंस रहा है उसको एक जगह लिखो, थोड़ा चिंतन मनन करो कि कहाँ कमी रह गई, और उसको सबसे पहले वही रिजॉल्व कर लो ताकि और जगह दिमाग अच्छे से यूज़ कर पाओ। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मैम, जैसे मैं नोट्स ही पढ़ता आया हूँ अब तक, तो मैंने एनसीईआरटी का सारा नहीं लिया, पढ़ा भी नहीं, थोड़ा बहुत देखा था। तो मैम क्या आप नोट्स को कवर करके थोड़ा एनसीईआरटी पढ़े जाए या को नोट्स को ही पढ़ूं बार बार? हाँ जीएस हुआ है ना, हाँ तो बस ठीक है। नोट्स से मेरे ख्याल से यहाँ क्लास के नोट्स होंगे। हाँ, और क्लास के नोट्स से। हाँ ठीक है। तो एनसीईआरटी मतलब देखो, जब कोई यहाँ कोचिंग संस्थान में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं तो वो भी बहुत तैयारी के साथ दिए जा रहे हैं, तो ये विश्वास रखो कि एनसीईआरटी उसमें कवर हो गई होगी। हाँ मैम, ये थोड़ा कंफ्यूजन था, ये सब बोलते हैं एनसीईआरटी तो हाँ देखो, एनसीईआरटी उनके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर इतनी तैयारी कर ली, आपका जीएस का निकल भी गया, इसका मतलब आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको ही रिवाइज करते रहो।
ज़्यादा भटकाव भी नहीं करना है। देखो स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी होती है, यहाँ मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी है ऐसा नहीं है, ये लास्ट हो ही नहीं सकती। आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाओ और उसको अपने हिसाब से फॉलो करो। थैंक यू मैम। नहीं वहीं से बोलो। जैसे डेली आंसर राइटिंग करते हैं, तो अगर हम जीएस के 2 या 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हैं, तो मैम उसके ऊपर से अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे भी, तो दिन के अगर अपन जैसे 5 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तो मैम 2-3 जो अपन जीएस पढ़ रहे हैं उनको साथ ठीक में है, समझ के बात को। ये कोशिश करो कि आप एक दिन में, जब आप प्रीलिम्स या मेंस के पास नहीं हो, आपके पास पूरा साल है अभी, तो ये कोशिश करो कि 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट इतना ही लो, उसी को पढ़ो। देखो बेकार में बैठ करके टॉपिक आता है नहीं, कवर किया नहीं है, नोट्स बनाए नहीं है, आंसर राइटिंग करने बैठ गए, वो समय की बर्बादी है। इस बात को प्लीज़ समझो। कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि बिना तैयारी के आप आंसर राइटिंग शुरू कर दो, तो वो सीधे सीधे मतलब बेवकूफ़ी हुई। ये मत करो। आप अपने नोट्स कवर किए, आपने जिस टॉपिक को पढ़ा उसी को लो, उसी से क्वेश्चन छांटो। नहीं मिल रहे हैं तो बस आपको गूगल पे लिखना है टॉपिक रिलेटेड मेंस क्वेश्चंस यूपीएससी, तुरंत साइट्स खुल जाएंगी, वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, उनको प्रैक्टिस कर लो। आपको कोई और दे रहा है क्वेश्चन जो दूसरे टॉपिक के हैं, उनको नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट दिन में मैक्सिमम, एक ही सब्जेक्ट लेकर चलो, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि फ्लो बनने में ही टाइम लग जाता है। आप जब नोट्स बना रहे हो, उस जैसे आप हिस्ट्री में गए, अब अचानक से आपसे कह दिया गया कि एथिक्स का आंसर लिख दो, तो तैयारी के समय नहीं करना है, ठीक। हाँ, लेकिन जब मेंस आने वाला हो तो स्विचिंग बहुत जल्दी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इधर से कोई था? हेलो मैम जी। जैसे डे बाय डे अपनी तैयारी कंटिन्यू होती जाती है, तो बीच बीच में अपने को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। तो एक बार ये दिक्कत आ जाती है, फिर हमें वापस पटरी पर चढ़ने के लिए टाइम लगता है। और एक आपने जैसे बताया कि ये मेंस के लिए अपना होना चाहिए अपने लिखने के लिए, तो अपने अपने सिलेबस में, अपना सिलेबस वास्ट है, बहुत है, उसमें अपने टॉपिक इतने हैं कि इस हिसाब से लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ। तो क्या किया जाए, मतलब कम से कम समय में अपना ये काम हो जाए, ताकि आगे की तैयारी कंटिन्यू की जाए। देखो 4 महीने में सारे टॉपिक कवर करने हैं। अगर मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको रेडीमेड नोट्स कोई नहीं देगा, ये नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। आप कोशिश ये कर सकते हो कि कोचिंग की तरफ से जो सहायता मिल रही है, आप वो बुकलेट या वो नोट्स रख करके अपने नोट्स को थोड़ा जल्दी तैयार कर लो, ये हो सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, आपने 500 टॉपिक्स इस तरह से बना लिए, तो मेंस निकल गया, फिर आपको और क्या चाहिए। इतना अगर 500 टॉपिक आपने कर लिए इस तरह से, 2 पेज, किसी का 1 पेज में ही हो जाएगा। 500 पेजेस आपको मेंस में दोहराने हैं, मेंस निकल जा रहा है, इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ रेडीमेड नोट्स आपको मिल गए हैं और उनको पढ़ करके आपका हो जा रहा है, आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स दे रहे हो, सही जा रहा है, तो उसको फॉलो करो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। और बताइए जी। मैम मेरा ये सवाल ये था कि जैसे इकोनॉमी के लिए द हिंदू का बिजनेस लाइन आता है, तो वो सफिशिएंट होता है या उसके अलावा कोई मैगजीन भी पढ़नी चाहिए? वो इनसफिशिएंट है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप जाओगे तो आपका पूरा दिन इन्हीं सब में चला जाएगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हो मान लो, या द हिंदू फॉलो कर रहे हो, बस उतना ही देखना है, 1 घंटे के अंदर अंदर देखना है, ज़्यादा नहीं प्रयास करना है कि आप न्यूज़पेपर 10-20 जगह से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मंथली कंपाइलेशन आएगा ना, वो सब कवर कर लेगा। यहाँ दृष्टि की करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, उसमें मुझे लगता है कुछ न्यूज़ पीसेस होते हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के भी होते हैं, वो जो यूट्यूब में आता है वो भी वो सब कवर करता है। तो आप अगर ये कंपाइलेशन सोर्स पकड़ रहे हो तो आपको खुद कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, समय मत बर्बाद करो। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे यूट्यूब पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस आता है, तो वो खुद से पढ़ना चाहिए या फिर बाद में वो वीडियो देख के काम हो जाता है? काम हो जाएगा अगर आप सिर्फ एनालिसिस सुन रहे हो, लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो और आप क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हो तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, बस इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पुरोधा हैं करंट अफेयर्स के जो मटेरियल को तैयार करते हैं, तो अगर आप सिर्फ उतना पढ़ करके काम कर रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है।
आप केवल यूट्यूब या कंपाइलेशन उसको देख लो। और इंडिया ईयर देखो समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। मेरे साथ ये था, इंडियन एक्सप्रेस एक बार अगर एनालिसिस देख लिया तो इंडियन एक्सप्रेस तुरंत हो जा रहा है, उसको बस पलटना है, देखना है, कहीं कुछ नया मिल गया तो उसको गूगल में सर्च कर लेना है। अवेयरनेस बढ़ गई और क्यूरियोसिटी के साथ चेक किया, इसलिए 3-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एनालिसिस से हो जा रहा है तो फिर मत कोशिश करो। इंडिया ईयर बुक का, इंडिया ईयर बुक, यस मैम, उसको देखो उसमें जैसे इस बार के पेपर में मैम, जैसे इस बार का प्री का पेपर हुआ था, उस पर मेरे लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से 7 से 8 क्वेश्चन वो थे। देखो आप उसके जो कुछ चैप्टर्स हैं शुरुआत वाले उनको देख सकते हो, लेकिन जब आप मंथली कंपाइलेशन या ईयरली कंपाइलेशन कर लोगे तो इंडियन ईयर बुक की उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पढ़नी नहीं चाहिए। कुछ चैप्टर्स हैं उनको अभी मेरे पास होती तो टिक लगवा देते, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लेना। कुछ ही चैप्टर हैं, मुश्किल से 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इस बार क्वेश्चन आ गया तो ज़रूरी नहीं अगली बार आएगा, ये बात भी ध्यान रखो। एक बार प्रीलिम्स का कुछ ट्रेंड मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वही ट्रेंड रहेगा। उसके पीछे आप 500-1000 पन्ने एक्स्ट्रा पढ़ने बैठ जाओ तो ये भी नहीं करना है। स्मार्टनेस के साथ काम करना है। 30 क्वेश्चन पकड़ो जो पक्के होने हैं, उन पे आपको बेसिक बुक्स के जरिए तैयारी करनी है। ठीक, थैंक यू मैम। बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि कुछ टॉपर्स है वो बोलते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे कि मतलब चीज़ों को आप कंसेप्ट वगैरह क्लियर करो। वही कुछ बोलते हैं कि रटो बात ख़त्म, मतलब इस टाइप पे। तो इन दोनों में से मतलब कोऑर्डिनेट कैसे ऐसे बिठाए, या फिर दोनों को ऐसे साथ लेके कैसे चले? ठीक है, देखो अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग, ये कोर है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी जेट स्ट्रीम की, वो एक कंसेप्ट है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपने कंसेप्ट तैयार कर लिया। आपको आंसर में लिखने को आएगा, आप लिख लोगे, उसका फिगर भी बना दोगे। लेकिन जब बात आती है एक प्रभावी भूमिका लिखने की, जहाँ पर आप डाटा यूज़ कर सकते हो, तो अब डाटा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो यूपीएससी में साथ साथ चल रही हैं। रेशियो की कोई बात नहीं, आप जब तैयारी करोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी कि आंसर राइटिंग में कहाँ पर थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, उनको भी बार बार पढ़ना है और कंसेप्ट वहाँ भी समझना है स्मार्टली। मान लो कि मैंने कोई डाटा याद किया कि 2015 में स्थिति ये थी, 2019 में स्थिति ये है, 2022 में स्थिति ये है, ये याद कर लिया। लेकिन मेरी जो ये वाली मेमोरी है थोड़ी है कमज़ोर, वहाँ पर याद आया नहीं। तो अब स्मार्टनेस के साथ क्या करना है कि भाई 2015 से 2022 के बीच में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। स्मार्टनेस के साथ इतनी बात ही लिख दो तो चेकर को बात समझ में आ जाएगी, बात गलत भी नहीं होगी। ठीक है, तो डाटा को रटने की बजाय इस तरह से थोड़ा समझ करके कंसेप्ट बना करके भी याद रखा जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से, कुछ लोग होते हैं उनकी पिक्टोरियल मेमोरी होती है, एक बार देखा याद जिंदगी भर के लिए, तो उस तरह की स्थिति है तो जितना ज़्यादा याद कर सको याद कर डालो। अच्छी अच्छी भूमिकाएं लिखो, अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ। नहीं हो पा रहा है तो कंसेप्ट में ध्यान दो, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। कंसेप्ट कोर है, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आंसर राइटिंग के समय मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न था कि आंसर राइटिंग करते समय इंग्लिश के टर्म्स का कैसे यूज़ करना है। तो मेरे नोट्स देखे होंगे अगर किसी ने, 2-3 पिक्स डाले थे जैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि ये तो आपने इंग्लिश में लिख रखा है। तो उस समय इंग्लिश में लिख लिया था, लेकिन जैसे स्मर्फ लिखना है ना, ये स्मर्फ है, तो इसको जब मैंने रियल में मेंस में लिखा है तो ऐसे करके लिखा है देवनागरी में। बात समझ में आ गई? जो इंग्लिश का टर्म है आपको उसकी हिंदी ढूंढ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देवनागरी में उसको लिख दो, रोमन में मत लिखो। लेकिन कुछ टर्म्स हैं वो आपको रोमन में भी अलाउ होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, कोई पेनल्टी नहीं है। जैसे कि जीडीपी है, WTO है,
ये अब यहाँ पर अगर ऐसे करके आप लिखोगे देवनागरी में तो भाई समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा है। चेकर का अलग से दिमाग खर्च होगा कि ये W है, फिर T है, फिर O है। सीधे ये रोमन में लिख दिया। इतना ध्यान रखो कि जहाँ पर शॉर्ट है, एक्रोनिम्स हैं, उनको आप इस तरह से लिख लो, बाकी इंग्लिश के टर्म्स को देवनागरी में करके लिख लो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स हैं, हिंदी है ही नहीं उनकी, कहाँ तक ढूंढोगे जाकर? कोई इंग्लिश में मिला, आप उसको देवनागरी में लिख लो। और आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, तो जैसे आपने विकास सर की नोट्स पढ़े होंगे क्योंकि हाँ, मार्केट में वही है हाँ, पूरा। हाँ। तो मैम उसको जो नोट्स है उनको डायरेक्ट उनको याद कर लेना या उनमें कुछ चेंजेस करना, जैसे एग्जांपल वगैरह सेम वही याद करना? हाँ देखो, अभी ना हम लोग ऑप्शनल पे आएंगे और उस पर बड़ी लंबी बात करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। मैम आपका टेलीग्राम चैनल का नाम और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। टेलीग्राम चैनल का नाम कृतिका मिश्रा IAS ऑफिशियल, ये लिंक भी है, उसका कुछ याद नहीं है। इसमें सर्च करना, देखना मिल जाएगा, नहीं तो हिंदी मीडियम का अपना एक टेलीग्राम है ना, उस पर, हाँ उस पर देख। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अभी बात करते हैं इंटरव्यू पे, अभी थोड़ा हम लोग प्रीलिम्स से चल रहे हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है? एस्से को थोड़ा देखते हैं पहले। एस्से में सबसे पहले देखते हैं कि अमूर्त सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत मूर्तता की संभावना नहीं है, तो अब आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए आपको जो आंसर बुकलेट मिलती है उसका पीछे वाला पेज आप रख लीजिए, और सबसे पहले टॉपिक चूज करने के बाद आप उस टॉपिक को उस वाले लास्ट पेज में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उससे आयाम निकालने की कोशिश कीजिए। आयाम कैसे निकल सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वहां से प्रश्न के आयाम निकलेंगे। जैसे मान लो कि इस बार एक क्वेश्चन था कि हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, तो जब इसकी कोर थीम को समझोगे कि वास्तव में किस बारे में बात हो रही है, कि क्षणवाद पे बात हो रही है, समय के बारे में बात हो रही है, उसको समझने के बाद एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स उस विषय से संबंधित निकालते हो और फिर चीज़ों को लिखना शुरू करते हो। अब यहाँ भी आपको भूमिका मेरे ख्याल से तैयार रखनी चाहिए, और जो उपसंहार होता है निबंध का वो भी आपको तैयार रखना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए लगभग 15 टॉपिक्स लास्ट ईयर के, पिछले 5-6 सालों के उठाओ, और उनसे संबंधित अगर भूमिकाएं आप लिख लेते हो, उसको कहानी से जोड़ सकते हो। कहानी से जोड़ना बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि रोचक हो जाता है चेकर के लिए। तो एक कहानी से शुरुआत करो, उसके लिए जातक कथाओं का यूज कर सकते हो। जातक कथाएं हो गई, उपनिषद कथाएं हो गई, और भी लोक कथाएं, दंतक कथाएं। जापान और चीन में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, तो उसका संग्रह अगर आपको मिल जाता है तो वहां से आप उन कथाओं को सीधे रिलेट कर लो उन टॉपिक्स के साथ जो यूपीएससी पूछ रही है। क्षणवाद पे अगर कोई आया है टॉपिक, तो आप समय की महत्ता, इस तरह की बहुत सारी कथाएं उसमें आसानी से जोड़ दोगे। तो शुरुआत करनी जो महाभिनिष्क्रमण था महात्मा बुद्ध का, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उसको वहां से आप जोड़ करके बना सकते हो। तो इस तरह से जब आप जातक कथाओं को और महापुरुषों की जीवन की जीवनियों को जोड़ने का प्रयास करोगे निबंध में, तो वो आपका टॉपिक रोचक बन जाएगा। उसके बाद पूरी जो बात आप कहो उसमें फ्लो होना चाहिए। फ्लो के लिए ये आवश्यक है कि आप जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो तो बार बार चेक कराओ किसी और को, निबंध किसी और को देना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हो सामने वाले को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक जो चेकर होगा वो बहुत सहजता के साथ चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने फ्लो को प्रैक्टिस से बहुत सुधार लो, और उसके लिए पीयर ग्रुप बना लो, आपस में एक दूसरे का चेक करो कि निबंध सामने वाले को बात आसानी से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपका निबंध का सेगमेंट पूरा हो जाएगा। इसमें भी आप डाटा का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सीधे सीधे डाटा नहीं उठा के यूज़ कर लेना है। डाटा की बजाय कंसेप्ट्स को लाओ कि डाटा में वास्तव में क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ बहुत अचानक से बढ़ रहा है, घट रहा है। अब जैसे अगर महिलाओं को वर्क फोर्स में इंक्लूड कर लिया जाता है
तो 770 बिलियन डॉलर्स US डॉलर्स भारत की इकोनॉमी में जुड़ जाएंगे। ये एक तरह का डाटा है, लेकिन ये इतना प्रभावी डाटा है कि वो एक कंसेप्ट के रूप में निबंध में भी आ सकता है। तो ये कोशिश करो कि आप GS में जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको निबंध में आप किस तरह इंक्लूड कर ले जाओगे। और जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो किसी अमूर्त विषय की, तो उसमें आपको कोशिश ये भी करनी है कि बहुत सारे अन्य विषय किस तरह से उस मूल विषय के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये प्रयास भी आपको प्रैक्टिस के जरिए करना है। बाकी निबंध की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। 5-6 टॉपर्स के जो निबंध है, जैसे बुक आती है दृष्टि की भी निबंध दृष्टि है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से फ्लो का यूज़ करते हुए अच्छा और आसान निबंध लिखना है। उसमें कविताओं का खूब यूज़ हो सकता है, तो कविताओं की एक अलग डायरी बना लो। निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी की भी कुछ पंक्तियाँ उसमें आ सकती हैं। तो उन सबको एक जगह नोट करके जितना ज़्यादा याद कर लोगे आसानी से उपसंहार में यूज़ कर लोगे। अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं वो उपसंहार में बहुत अच्छे से आ जाती हैं। तो इस तरह से कविताओं का अच्छा यूज़ करना है। हिंदी माध्यम में ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग कविताओं को बहुत अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में उतना ये संभावना नहीं रहती है। और इसके अलावा संस्कृत के बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे इस बार का एक विषय था कि जहाज जो होता है उसका बंदरगाह पे उसे रुके नहीं रहना है, जा करके एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को। तो उस वाले में मेरा एक संस्कृत का श्लोक था, कुसुमस्तब कस्येव द्वयी वृत्तिर मनस्विनः, यानी कि जो मनस्वी व्यक्ति है उसकी 2 ही वृत्तियां होती हैं, विशीर ये वने, अथवा या तो वो वन में जा करके बिल्कुल मिट जाता है या फिर लोगों के बीच में प्रसिद्ध होता है। तो जिस तरह से एक फूल होता है वो या तो धूल में मिल जाता है या फिर ईश्वर के सिर पर चढ़ करके लोक के बीच में प्रसिद्ध हो जाता है, उसी तरह से मनस्वी व्यक्ति भी होता है, या तो वो पूरी तरह से खुद को मिटा ले जाएगा या फिर समाज के बीच में आकर के अच्छा कार्य करेगा। और उसमें उसे प्रयास करना चाहिए कि वो सारी बाधाओं को तोड़ करके लोगों के सामने आकर समाज में कार्य करे। तो ये एक संस्कृत का श्लोक था जो तैयार किसी और कंसेप्ट के लिए किया था, किसी और कंटेक्स्ट के लिए किया था, लेकिन वो यहाँ पर लग गया। तो इस तरह की कुछ अच्छी सुभाषित हो सकती हैं, सूक्तियाँ हो सकती हैं, उनको एक जगह संग्रह करके 3-4 बार पढ़ लोगे तो वो याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निबंध का पूरी तैयारी हो जाएगी। एक दृष्टि की तरफ से वो कोटेशंस और कविताओं का संग्रह मिलता भी है, उसमें से छांट लो कौन कौन सी याद करनी है, उनको पढ़ डालो, याद कर डालो, वो लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब हिंदी साहित्य पे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य जिनका विषय है वो सुने, बाकी जिनका नहीं है वो भी इस ओवरऑल स्ट्रेटजी को थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी आप बैठे रहिए, थोड़ा धैर्य धारण करिए। अब हिंदी साहित्य में मेरी एक स्ट्रेटजी है जो टेलीग्राम पे पड़ी है, तो उसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैंने 2 पुस्तकों का उसमें नाम लिखा है। हरदेव बाहरी जी की एक पुस्तक है और एक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बाकी एक NCERT है। तो क्या उनको बार बार पढ़ना है, क्या उनको रट लेना है, उनमें कितना समय देना है, तो ये बात आप लोग क्लियर कर लो। ये 3 किताबें परिचय के लिए हैं, रेफरेंस के लिए हैं, मेन आपके नोट्स हैं कोचिंग द्वारा जो दिए जाते हैं। तो कोचिंग नोट्स को अच्छे से तैयार करो और ये 3 पुस्तकें अपने पास रखे रहो। कभी जैसे मान लो छायावादोत्तर युग है, उसमें आपको मेन नोट्स में जितना दिया है आपको लग रहा है थोड़ा कुछ कम समझ आया, तो एक बार हिंदी साहित्य का सरल इतिहास निकाल लिया, वहाँ से थोड़ा देख लिया। इसके अलावा और कोई उन किताबों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, मेन कोचिंग नोट्स को ही अपना आधार बनाना है। और मेरा ये था कि जो कोचिंग नोट्स की बुकलेट है उनको भी शॉर्ट नोट्स में मैंने प्रयास किया था कि सारे चैप्टर्स एक पेज में समराइज हो जाएं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो समराइज कर लो, नहीं तो बुकलेट में ही किनारे पॉइंट्स को लिख लो। हालांकि जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जो हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, किनारे नोट्स में कहीं कुछ आ रहा है तो लिख लो, ताकि लास्ट वाला रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि फिर मेंस में GS और ऑप्शनल के बीच में समय कम होता है,
तो वहाँ आपको जितना जल्दी रिवाइज करना है उतना ज़्यादा अच्छा आपका आंसर होना है। तो कोशिश अभी से ये करो कि वो चीज़ माइंड में रहे हमेशा कि इसको जल्दी रिवाइज करना होगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी हिंदी की करनी है। अब इसमें सबसे पहले आता है भाषा खंड। तो भाषा खंड में जितना भी कोर्स है वो पूरा पढ़ के जाना है, कंपलसरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत अंकदायी खंड है। अगर आप इसका कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो फिर अंक कम हो सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स की तरह आपको नंबर मिलेंगे, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेंगे। यहाँ सटीक लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। तो भाषा खंड पूरा पढ़ के जाओ, पीछे जो देवनागरी वगैरह लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ के जाओ, मानक सब। मतलब कुछ लोग होते हैं पीछे वाले चैप्टर्स छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। गिल क्राइस्ट तक जो लास्ट में दिया हुआ है सब कुछ पढ़ करके जाना है, क्योंकि एक भी प्रश्न यहाँ छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद गद्य और पद्य खंड में कोटेशंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जितने अच्छे आपके कोटेशंस होंगे, गद्य में भी प्रयास करो कि जैसा का तैसा तो नहीं लिख पाते हैं हम लोग, उतना याद ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपने महाभोज में किसी गोदान का कोटेशन ला करके रख दिया है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जितना सटीक हो जाए उतने अच्छे से कोटेशंस को तैयार करो। पद्य के तो याद होते ही हैं, अगर नहीं याद होते हैं सुबह उठ करके रखो कि 10 कोटेशन डेली याद करने हैं। कोटेशन मतलब वही पद्य की पंक्तियाँ, तो 10-10 करके डेली आप कबीर एक दिन उठा लो, 10 लिख लो, लिख के याद करो, बार बार पढ़ के याद करो। उनको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके आंसर की ग्रेविटी उन कोटेशन से बढ़ जाती है, और उनको ब्लैक पेन से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ये व्याख्या खंड जो है वो बहुत ट्रिकी हो रहा है, तो उसको पहचानने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास कर ले जाओगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। मारिश के कई कथन जैसे हैं, मालती मेहता संवाद है, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि ये कहाँ से लिया गया है। कई बार शुक्ल जी के निबंध लगता है कि ये यहाँ पर काव्य की शक्ति की बात हो रही है, तो ये वो है। तो उसको आप जितने भी कंफ्यूजिंग व्याख्यांश हैं उनको एक जगह पर फोटो खींच करके फोल्डर बना लो, क्योंकि लिखने में तो टाइम लगेगा। आप सारे कंफ्यूजिंग व्याख्यांश की फ़ोटो खींच करके अपने मोबाइल पे फोल्डर बना लो, एवरनोट पे बना लो, कहीं भी बना लो, तो कंफ्यूजिंग एक साथ देख लो। लास्ट में मेरा तो ये था कि क्योंकि सेकंड शिफ्ट था तो बीच में 1 घंटे का जो टाइम मिला था उसमें जल्दी जल्दी वो सारी फ़ोटोज़ देख ली थी, तो उससे ये हुआ कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो आप भी ये कर लो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न लगे फ़ोटो खींच के अलग रख लो। उस पूरे गद्य खंड को आसानी से, मतलब बार बार देखोगे तो वहाँ पहचान आ जाएगी, ठीक है। और कुछ बताइए जो किसी को पूछना हो। निबंध में कविता पंक्तियाँ संस्कृत श्लोक लिखने होते हैं जो याद नहीं होते हैं। नहीं, इन्होंने ये लिखा है कि इनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य नहीं है, इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि निबंध में कविता पंक्तियाँ संस्कृत श्लोक इनके कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, हम लोगों को भी निबंध के लिए अलग से पंक्तियाँ याद करनी पड़ती हैं, और संस्कृत श्लोक तो हैं ही नहीं हिंदी साहित्य में, वो तो अलग से ही तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको हो सकता है मुश्किल से कि 5-6 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन इसको आप अपना मोराल मत डाउन करो इसकी वजह से कि इसकी वजह से आप अपना ऑप्शनल चेंज कर लो या ऐसा कुछ कर लो। कोशिश करो 5-6 घंटे में बहुत सारे कोटेशंस याद हो जाएंगे, ठीक है। और बताइए, और कोई प्रश्न हो? हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आपका हार्दिक शुभकामनाएं IAS ऑफिसर बनने के लिए। थैंक्स। मेरा क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में UPSC ने एडवाइजरी जारी की हिंदी जैसे ऑप्शनल पेपर को हटाने के लिए, यदि वो हट गया तो सारी किस्मत पे पानी फिर जाएगा। नहीं, देखो, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक ये सब कुछ अफवाहें होती हैं, तो इन पर ध्यान मत दो। इस यात्रा में ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ख़राब घटना हुई है कि किसी पीयर ग्रुप में ये बात फैल गई कि अगर कोई टैटू बनवा लेगा तो उसको टेक्निकल सर्विसेज नहीं मिलेंगी, IPS नहीं मिलेगा। घटना पता है आप लोगों को? और उसकी परिणति क्या हुई कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो प्लीज़ इस तरह की अफवाहें एक तो फैलाओ मत। अगर कोई आपको बता रहा है तो उसको चेक करो जाकर
कि क्या वास्तव में इस तरह की कोई एडवाइजरी आई है? अगर नहीं आई है तो उसी समय उस बात का खंडन भी करो, आसपास के लोगों को भी बताओ। इस तरह के अनएकेडमिक इश्यूज होते हैं जो बेकार में हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, और इस परीक्षा में अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करते रहो, आसपास एक दूसरे की हेल्प आप ही लोग करोगे। हम लोग आपस में कभी भी compete नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर किसी के मन में ऐसा विचार है, किसी को गलत जानकारी है, तो आपस में मिल करके उन अफवाहों को नकारना और एक दूसरे को समझाना ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आप हिंदी साहित्य तैयार भी कर लेते हो, मान लो हट भी गया, तो वो आपके निबंध में काम आ जाएगा, राइटिंग में, एथिक्स में काम आ जाएगा, और कभी भी कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए चिंता मत करो, और क्योंकि अभी है इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद मैम। और किसी के पास कोई प्रश्न? ऑप्शनल का चयन कैसे करें? ऑप्शनल के लिए 4 मापदंड आप ध्यान में रखिए। पहला, आपकी पृष्ठभूमि अगर है किसी ऑप्शनल में तो वो आप ले सकते हैं। अगर पृष्ठभूमि डायरेक्ट उस ऑप्शनल की नहीं है और कुछ आपस में मिलता जुलता भी है, जैसे कि मान लो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ज्योग्राफी में थोड़ा आपको लग रहा है कि बन जाएगा, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। तो अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, पहली बात तो। दूसरी बात, वो विषय आपकी रुचि का भी होना चाहिए, क्योंकि जीएस के बाद ये प्रयास करो कि आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो आपको अपने आप पर दबाव न डालना पड़े। अपने आप मन हो कि जीएस इतना हो गया, अब चलो थोड़ी देर लिटरेचर पढ़ लेते हैं। मेरे साथ ये होता था। तो रुचि का विषय होना चाहिए। तीसरी बात, हिंदी माध्यम में उसकी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो जैसे ज्योग्राफी है, हिंदी माध्यम में बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल मिलना मुश्किल होता है। तो आप ये भी ध्यान रखो कि अध्ययन सामग्री अपनी भाषा में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और चौथी बात है कि वो अंकदायी विषय होना चाहिए। आप इसके लिए पिछले 15 सालों का, 10 सालों का थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है हिंदी माध्यम में, उस वैकल्पिक विषय का परिणाम कैसा जा रहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा अभी 12th हुआ है, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे कैसे करनी चाहिए? बैठ जाओ, बैठ जाओ। और मैम मेरे पास 8 सब्जेक्ट है, तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप बताइए। देखो, अभी तो आपके पास अच्छा समय है, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दो और साथ में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके एक माइंड मैप आप तैयार कर सकते हो। थोड़ा फेमिलियर होने की कोशिश कर सकते हो कि यूपीएससी का प्रोसेस है क्या। बाकी आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया है? नहीं मैम। नहीं किया है तो अभी आप अगर एकेडमिक्स अलाउ करे तो ही ज्वाइन करो। अगर मतलब जैसे कुछ लोग हैं जो गांव में किसी कॉलेज में, कोई किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, गांव में है, वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है, ऐसी भी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप आकर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो और तैयारी साथ साथ करते रहो। लेकिन कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपके एकेडमिक जो ईयर है उसमें यहाँ आ जाने से प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में अभी आपके पास समय बहुत है, आराम से रहो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लो, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, बोलने को मिले तो मंच पर जाओ, बोलो, जितने कार्यक्रम होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, कॉलेज में पीयर ग्रुप अच्छा बनाओ और उनके साथ अवेयरनेस और यूपीएससी रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको शेयर करो। तो अभी इतना करना बहुत है। मैम एक क्वेश्चन और था, मुझे बीए एलएलबी के साथ यूपीएससी की तैयारी मैं कैसे कर सकती हूँ? उसके लिए आप सबसे पहले तो बीए एलएलबी को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पूरा करो, क्योंकि एकेडमिक्स ही कमज़ोर होगी तो वो फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी तो आगे क्या ही कर पाओगे। तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, कॉलेज अच्छे से करो, और उसके बाद अगर समय बच रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। वो आसान होता है, यहाँ बार बार आ करके अगर ना हो पा रहा हो तो ऑनलाइन थोड़ा देखते रहो। बाकी फिर सिंसियरली जब तैयारी करनी हो तब अपनी जब परीक्षा हो जाए उसके बाद तैयारी करना। ओके मैम, थैंक यू। आपने टेलीग्राम पर जो महाभोज के नोट शेयर किए हैं उनमें आपने कृति की तुलना अन्य कृतियों से की है, तुलनाएं हम कैसे ढूंढ सकते हैं? मेरा एमए हिंदी लिटरेचर के साथ था, तो बहुत सारे बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ने को मिले थे,
तो आप ये कोशिश करो कि वही ये बात है ना कि जब आप अपनी एकेडमिक्स में थोड़ा ध्यान रखते हो तो इस तरह की जनरल नॉलेज बढ़ती जाती है। हेलो मैम, जी, हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक कैसे लाए मैम? उसके लिए बस मेरी वही पंक्तियाँ जो राम की शक्ति पूजा में है, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। जो आराधन अंग्रेजी माध्यम की तरफ से हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए हम हिंदी माध्यम से कितनी ज़्यादा शक्ति लगा सकते हैं उसको हमें ध्यान में रखना होगा, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब देखो इतने सारे संस्थान हैं, इतने ज़्यादा ऑनलाइन इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, हिंदी माध्यम का मटेरियल उपलब्ध हो रहा है, तो अंडर परफॉर्मेंस कम होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, और आशा है कि अगले वर्षों में पहला स्थान भी मिलेगा हमें। रिवीजन कैसे करें, याद नहीं रहता है। देखिए रिवीजन करने के लिए मेरी जो ट्रिक थी उसको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये पेज है मान लो A4 साइज का, इसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये मेंस के लिए रिवीजन, इसमें लिखा है इंट्रो, ये हो गया वे फॉरवर्ड, ये हो गई बॉडी। अब जब अपने नोट्स दोहराए और मुझे लगा कि कोई पॉइंट है जो मुझे याद नहीं रह रहा है, बार बार पढ़ने के बाद भी वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ किनारे टॉपिक लिख लिया, और इंट्रो का है तो इंट्रो वाले कॉलम में, नहीं तो बॉडी वाले कॉलम में, और नहीं तो वे फॉरवर्ड वाले कॉलम में। तो ये मेरे हर सब्जेक्ट के, जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तो इसके कम ही बनेंगे, लेकिन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो हर टॉपिक में मुझे 3-3, 4-4 पॉइंट जो कभी याद रहते ही नहीं थे और मुझे लग रहा था कि ये आंसर में लिखना ही चाहिए, तो उनको मैंने इस तरह से लिख लिया, और फिर इस छोटे वाले नोट को बार बार रिवाइज किया। देखो होम्योपैथी में एक डाइल्यूशन का सिद्धांत होता है, उस डाइल्यूशन के सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखो तो रिवीजन आसान रहेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। डाइल्यूशन में ये होता है कि हर बार जब आप रिवाइज कर रहे हो तो चीज़ों को डाइल्यूट करते जाओ, कम से कम। मतलब आपने शुरुआत की तो आपने 500 पेजेस पढ़े, अगली बार जब आप पढ़ो तो कोशिश करो कि आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो सिर्फ 20 पन्ने में हो और उसको तुरंत रिवाइज किया जा सके। जितना ज़्यादा कंसाइज, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते चले जाओगे, रिवीजन स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सी सेट के बारे में बता दिए। सी सेट हो गया, प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी फिर नंबर सिस्टम तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि रणनीति को बार बार बदलना भी होता है, इसके लिए समाधान प्रस्तुत करें। देखो रणनीति को बदलने में हिचको मत। मेरा ये प्रयास था कि अगर कहीं कोई स्ट्रैटेजी कमज़ोर हो रही, आप जब मार्ग पे चल रहे हो तो लगातार नई चुनौतियां आएंगी, उसके आपको समाधान देने होंगे। यही आपकी पर्सनालिटी है और जीवन भर यही करना है। जब आप एक रास्ता अपना रहे हो, आपको लग रहा है ये रास्ता सही नहीं है, तो फिर आप उस रास्ते को बदल करके एक नए रास्ते की ओर चलते हो। तो रणनीति मेरी, देखो ये रणनीति अंतिम रणनीति नहीं है, आप इसमें चेंज करते रहो अपने हिसाब से। आप मॉक से एनालिसिस करो, अगर लग रहा है कि कहीं कुछ चेंज करना है आराम से करो। मेरी सेल्फ स्टडी थी, मैंने ये देखो यहाँ पर फाउंडेशन में टाइम लग रहा था और मेरा एकेडमिक्स उधर चल रहा था कानपुर में, तो दिल्ली आना जाना मेरा हो नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने सेल्फ स्टडी को चूज़ किया। लेकिन अब क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन कोचिंग का। तो दृष्टि का जो ऑनलाइन, अगर मतलब आपको ये लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो घर जा करके, पूरे दिन का शेड्यूल, देखो वही पोमोडोरो एक तो यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। आप यहाँ कोचिंग से जाने के बाद एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो कि कैसे ख़त्म, मतलब कोचिंग का जो कुछ भी है उसको रिवाइज कैसे करना है। तो आप अपने हिसाब से मतलब बनाओ, इतना स्पून फीडिंग भी मत करो। तो देखो संडे को तो ऑफ रहता है, टेस्ट होता है। अच्छा, तो घर में कितना 6 घंटे मिलता है? 6 घंटा बहुत है। यहाँ से जाने के बाद अगर डेली 6 घंटे ईमानदारी से कर ले जाओ तो यूपीएससी बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है।
वो 6 घंटे कैसे ईमानदारी से करना है उसको आप इस्टेब्लिश करो कि 50 मिनट का आपने एक पोमोडोरो लगाया तो अब उस टाइम में कुछ और नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिलेक्शन के बाद पता चल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक मिनट में, अभी इधर टॉक है, फिर उसके बाद किसी से मिलना है, फिर कहीं पर फैसिलिटेशन है, तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वो अभी से हो। ठीक है, ये भी कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे जब हम तैयारी कर रहे हैं तभी हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। जब हम एज एन ऑफिसर काम करेंगे उसकी ट्रेनिंग आपकी तैयारी से ही शुरू हो गई है। तो ये मत समझो कभी कि आप बेरोजगार हो, घर में बस ऐसे बैठे हुए हो। आप इसको ही, इस तैयारी को ही अपना रोजगार समझो और इस तैयारी को ही इतना मैनेजमेंट के साथ करो, इतने अच्छे तरीके से करो कि फिर यूपीएससी खुद कहे कि आइए आप ऑफिसर लायक हैं। ठीक है, आप बताइए। हेलो मैम। जी मैम, सबसे पहले हमारे प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। और मैम साथ ही सिविल सर्विसेज में 66वीं रैंक प्राप्त करने पर भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैम, मेरे आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैम, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समाज में एक ट्रेंड चल रहा है कि दिल्ली जाके कोचिंग या तैयारी करनी चाहिए, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, दिल्ली जाकर के तैयारी करना अच्छा स्टेप है, वहाँ अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है। मैंने जब इंटरव्यू के लिए वहाँ पर कमरा लिया और यहाँ लाइब्रेरी दिल्ली वाली ज्वाइन की थी, दृष्टि की, तो वहाँ जब हम लोगों ने साथ में तैयारी की तो नोट शेयरिंग हो जाती थी, आसानी होती थी। तो अगर आपकी स्थिति है, अलाउ कर रही है कि आप दिल्ली जाकर कोचिंग करो तो प्लीज़ करो, लेकिन अपने एकेडमिक्स को उसकी वजह से हर्ट मत करो। जैसे अभी कोई 12th करके आया है और वो सीधे कोचिंग में ज्वाइन कर ले रहा है, तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ना पूरा शिक्षा का देश में, उस पर कहीं ना कहीं आघात है। तो आप ये कोशिश करो कि अपने एकेडमिक्स को फॉर्मल वे में पूरा करो, उसके बाद आप कोचिंग कर सकते हो। और कोचिंग क्योंकि ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाओ, दिल्ली ही जाओ। और यहाँ तो अभी प्रयागराज है, जयपुर है, 2 सेंटर हैं। तो दिल्ली में जितना एक्सपेंस है, जितनी ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पर जितनी भीड़ है और वहाँ बेकार के लोग भरे हुए हैं, तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ प्रयागराज या फिर जयपुर, इन सेंटर्स को प्रेफर कर लो। अगर आपके घर के आसपास है तो कॉलेज भी यहाँ से आना जाना हो सके तो वो देख लो। ठीक है। तो मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे कि देयर इज ऑलवेज सम स्ट्रगल बिहाइंड सक्सेस, तो मैम आपका स्ट्रगल क्या था, आपकी जर्नी क्या थी? और मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि मैम हर मोटिवेशनल सेमिनार में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं, वो हमें बताते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करोगे, क्या करना है और क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्या क्यों तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो, मेरा पहले तो जो स्ट्रगल वाली बात है, सबका अपना स्ट्रगल होता है और ऐसा कोई महिमा मंडन होना नहीं चाहिए किसी का कि यहाँ पर खड़े होकर के अपना स्ट्रगल बता करके अपना महिमा मंडन करने का कोई प्रयास किया जाए। सबकी अपनी क्लॉक है और सबको ही झेलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कोई होगा जो सफल हो गया होगा बिना किसी स्ट्रगल के। ये ज़रूर है कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो थोड़ा प्रयास करें कि उसके पीछे जो उसका संघर्ष रहा होगा उसको पहचानें, उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करें। और जैसे कई लोग ऐसे ही आकर के सोशल मीडिया पे कुछ भी सफल लोगों को देखा, लिखने लगे जो मन आया, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए, कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है तो उसने भी संघर्ष किया होगा। बाकी अपने संघर्ष की कहानी बताकर क्या समय यहाँ पर बर्बाद करना। बाकी मोटिवेशन और क्या नहीं करना है इस तैयारी में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वही मैंने अभी आपको बताया कि अपने सोर्सेस को बहुत ज़्यादा कंसाइज रखो, जितना ज़्यादा प्रयास हो सके कम से कम पढ़ो, उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूज़ करो। यही है बस, कि बहुत सारी किताबें खरीद करके बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। यूपीएससी की जर्नी में इतना ध्यान रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है मैदान। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? कोई अपने एकेडमिक्स के अंदर अगर अच्छा नहीं रहा हो, जैसे टॉपर ना रहा हो, तो क्या उसे ये सोच के प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर पाए? आप कुछ उदाहरण हैं, उनकी स्टोरीज प्लीज पढ़ना। बहुत सारे लोग हैं 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी पृष्ठभूमि नहीं अच्छी थी,
बहुत सारे बेहद ही सामान्य परिवार के लोग उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अब वो शेख चिल्ली वाला काम भी नहीं करना है कि बैठ करके बस सपने देख रहे हैं। जब आप इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो इतना भी तैयार रखो खुद को कि यहाँ हार्ड वर्क की सीमा देखी जाती है, जो एक असंभव सीमा है ना, वो यहाँ परिश्रम आवश्यक है, मेंटल स्ट्रेंथ उतनी आवश्यक है, आप इमोशनल कितना रेजिलिएंट हो, खुद को हर परिस्थिति में कितना ढाल सकते हो, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो फिर आपका बैकग्राउंड, आपके एकेडमिक्स कुछ भी मायने नहीं रखती। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बताइए। मैम, प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए आपने खुद से किया था या यूट्यूब वगैरह का कोई सहारा लिया था? और अगर खुद से करना है तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, मतलब कोई कंट्री रिपोर्ट वगैरह या मेडिटेरियन लाइन वगैरह वो सब? देखो, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मेरा ध्यान रहता था दो चीज़ों पर। मेरी एक डायरी थी जो न्यूज़पेपर के साथ खोल के रख लेते थे। क्या अगर कोई ऐसा एडिटोरियल में पॉइंट आया है जो मेंस में सीधे यूज़ हो सकता है, एक लाइन से ज़्यादा नहीं, एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, एक एडिटोरियल से इससे ज़्यादा निकलेगा नहीं, बिल्कुल क्रक्स। हाँ, वही बता रहे हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय बस ये 2 चीज़ें, पहला एडिटोरियल से कोई क्रक्स निकल रहा है तो उसको लिख लिया, और दूसरा कोई प्लेस मिल गया तो उसको लिख लिया। वो प्लेस के लिए मतलब आपने यूट्यूब वगैरह सहारा लिया हाँ, या फिर खुद ही? देखो, प्लेस को लिख लिया, मान लो डोनबास आया, उसको डायरी में लिख लिया, फिर गूगल किया कि ये है कहाँ, उसके आसपास क्या है, ये फेमस क्यों है, अभी करेंटली क्यों न्यूज़ में आ गया है, थोड़ा एक एक शब्द लिख लिया। और उसके बाद जब आप प्रीलिम्स के टाइम उस डायरी को एक बार रिवाइज करोगे प्लेसेस वाली, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर हो चुका होगा। उसके बाद दृष्टि का एक प्लेसेस इन न्यूज़ का पहले, अब पता नहीं चल रहा है कि नहीं, पिछले प्रीलिम्स में चला था एक प्लेसेस इन न्यूज़, हाँ, उसको एक बार देख लो। आपका साल भर का जो मटेरियल तैयार होगा लगभग वही चीज़ें दोबारा आई होंगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझा दिया जाएगा, मैप के साथ दिखा दिया जाएगा। बस 2 जगह से कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। और एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज हैं, जो जैसे उनकी कौन कौन सी कैटेगरी में, उसमें कंफ्यूजन होता है, तो वो कैसे मतलब? हाँ, उसको ना याद करना पड़ेगा। IUCN स्टेटस हो गया जैसे, तो उसको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे तो 12 बजे से पेंगोलिन है, वो इतनी बार आता है कि याद हो जाता है कि एंडेंजर्ड है। एलिफेंट है तो उसमें तो एक अफ्रीकन है, एक इंडियन है। लॉयन में भी ऐसा ही है, लॉयन इंडियन है, टाइगर में है, अफ्रीकन है। तो इन सब को क्या करो, एक पेज में एक जगह पर लिखो और 3-4 बार उसका रिवीजन करो। साथ में अगर देखो, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, बहुत हंसी वाली स्ट्रेटेजी है, देखना। वल्नरेबल था तो वो VU होता है, तो आई यूज टू इमेजिन कि इस पशु में VU कहीं पर बना हुआ है। जैसे टैग था बारहसिंगा, बारहसिंगा अगर है तो उसकी सींगे V जैसी होती हैं, तो उससे एक इमेजिनेशन से ना पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट कर ली कि ये वल्नरेबल होगा। इस तरह से कुछ मतलब ट्रिक करो, ट्रिक लगाओ। मेमोरियल ट्रिक्स भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना 2-3 साल से कहाँ क्वेश्चन आया है ऐसा? नहीं, आता तो रहता है। आया है प्रीलिम्स तो में, ऐसे सीधे IUCN शायद नहीं पूछा है, 1-2 कथन दे देते हैं। हाँ, पुराने समय में था, लेकिन याद कर लो तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। न्यूज़ में मुश्किल से 20 निकलेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? गुड इवनिंग मैम। जी बताइए मैम, फाउंडेशन कोर्स के साथ ऑप्शनल की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखो, 1 साल वाला ये जो है मेरा था, वो लिखा ना आपने फ्रेमवर्क, 3 महीने। आपका क्या हिंदी साहित्य है? मैथमेटिक्स है, वो लेंदी है, उसके लिए आपको GS से ज़्यादा हो सकता है समय देना पड़े मैथमेटिक्स को। उसके लिए आप किसी मैथमेटिक्स टॉपर से एक बार बात कर लेना, फेसबुक से या फिर टेलीग्राम पे हो तो आपको बता दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।